व्हाट इज एग्जैक्टली इज द एविएशन इंडस्ट्री और किस किस तरह से उसमें हम करियर बना सकते हैं? मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एविएशन जो है ये एक लौता ऐसा करियर है जहाँ पर आप बहुत जल्दी अपना करियर स्टार्ट करते हो एट द एज ऑफ 18 या 20 मैक्सिमम, मैं आपको बता रही हूँ, एंड विद अ वेरी गुड पैकेज। फोन साइलेंट है और फोन बंद है, ओके, तो बस आप गए, आ जाओ फिर नेक्स्ट डे ले लो अपना लव लेटर अच्छा सा और निकलो यहाँ से। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आपने ये किया तो आपको सीधा जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि एक्सीडेंट्स हुए हैं, डेथ हुई है कैबिन क्रू वगैरह। ओह माय गॉड। हाँ जी, वो हाईवे पे बहुत एक्सीडेंट्स हुए, मतलब इतनी डेथ्स हुई है वहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ। तो एजुकेशन की हम बात कर चुके हैं, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस? कितना मैंने प्रिपेयर रहना चाहिए? हाउ मच मनी आई शुड कैरी? अगर आप मुझे कैटेगराइज करने बोलेंगे कि मैक्सिमम कितने तक के हो सकता है, तो मुझे लगता है 1 लाख इज मोर देन सोचते हो। तो कोई एयरलाइंस, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी एकेडमी से टाई अप नहीं करते हैं। बिकॉज लेट मी बर्स्ट दिस मिथ, ना डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है ना डिग्री का रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आपके टैलेंट का। So before we get into the questioning round, let's get out the introductions first. Ma'am, please start. Okay, so my name is Cinderella Michael and मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एविएशन इंडस्ट्री में when I was 18 years old. After that, I have flown with Indigo Airlines as a senior cabin crew for 8 years. And in between मेरे gaps भी हुए थे, like I have left Indigo because I got married and then I have 2 kids also. After that फिर मैंने Aviation Institute में वापस से करियर कंटिन्यू रखने की कोशिश की थी एविएशन में ही। तो मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, मतलब 1 से 2 इंस्टीट्यूट में आई वॉज अ ट्रेनर, लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, एविएशन ट्रेनर एंड ऑल्सो ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर की भी काम मैंने किया है। And now is the best part of my life, the best dream which all the cabin crew who are flying, उनका हमेशा से यही सपना होता है कि एक बार वो खुद का कुछ सेटअप अकेडमी खोल सके उन बच्चों के लिए जो कभी और हमारी तरह ड्रीम कर सके। So all this dream was possible just because of my friend Preeti. I would like to give the entire credit to her. Just because of her, I can proudly introduce myself now as the co-founder of Wings to Fly Academy. Wow. Very nice. Okay, ma'am, let's hear from you. Okay, so myself, Preeti Pathak, and basically by profession I'm an engineer, electronics engineer. But then of course I had a dream of flying. So फिर मैंने एविएशन एज अ मेरा करियर मैंने चूज किया। देन आई वाज वर्किंग विद इंडिगो एयरलाइंस फॉर मोर देन 6 to 7 years। मैंने इंडिगो एयरलाइंस में काम किया एंड देन आई वाज अ सीनियर ओवर देयर एंड आफ्टर लीविंग इंडिगो I was working with multiple institutes where I have worked as a center head, as a mentor, as a career counselor. And after gaining much of experience, handful of experience, then of course I came with an idea of starting my own academy. So this is proudly I want to introduce myself that this is the founder of Wings to Fly Academy and my partner, co-founder Cinderella Michael. Congratulations to both of you for Thank your you success, so and much. I am sure it will be a success since आप दोनों के पास combined nearly 15 years of experience है. This is not Right. something that you have just started. Yes. ऐसा नहीं है कि चलो हम आज चलो कुछ ना कुछ चालू कर देते हैं. जी। Clearly you have studied, you have struggled, और उन सारी चीजों एक्सपीरियंस के साथ आपने इस जर्नी को एक चालू किया है. Right. So let me understand little bit about the aviation industry, क्योंकि third person looking फ्रॉम आउटसाइड द विंडो, एविएशन इंडस्ट्री जब भी मैं सोचता हूँ हमें यही दिमाग में आता है कि एयर होस्टेस है या बहुत हो गया तो पायलट है. बट व्हाट अदर लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट एवर एवेन्यूज, व्हाट इज एग्जैक्टली इज द एविएशन इंडस्ट्री और किस किस तरह से उसमें हम करियर बना सकते हैं? सो सबसे पहले तो लोगों को ये जो मिथ है कि सिर्फ इसमें कैबिन क्रू ही रहते हैं, एयर होस्टेस ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। एविएशन इंडस्ट्री जो है इससे भी ज्यादा बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि
कैबिन क्रू तो एक है ही ऑप्शन इसमें जाने का। दूसरा ऑप्शन जो है वो ग्राउंड स्टाफ है, ग्राउंड हैंडलिंग में आप जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी आप बन सकते हैं, जिसको हम एएमई बोलते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, आप पायलट भी बन सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं एविएशन फील्ड में जाने के लिए, ठीक है। सेकेंडली, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एविएशन जो है ये एक लौता ऐसा करियर है जहां पर आप बहुत जल्दी अपना करियर स्टार्ट करते हो एट द एज ऑफ 18 या 20 मैक्सिमम, मैं आपको बता रही हूँ, एंड विथ अ वेरी गुड पैकेज, जो कि आप कंपेयर करोगे दूसरे इंडस्ट्री से, जहां पर आपको कम से कम 5 years देने पड़ेंगे। अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो तो 10 साल देने पड़ेंगे। आप कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर लो, आर्किटेक्चर कर रहे हो तो आपको 6 years देने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एंड देन यू कैन अर्न अ गुड अमाउंट। बट ओवर हियर इन एविएशन इज द ओनली सेक्टर वेयर एट द स्टार्टिंग ओनली एट अ वेरी यंग एज आप बहुत अच्छा स्टार्ट कर सकते हो अपना करियर विद अ वेरी गुड पैकेज। So basically, if मेरा सिर्फ 12th हुआ है, I'm just 18 years old, I can go into aviation industry. Of course. Throughout, जैसे आपने 4 options मुझे बताए हुए हैं, I can choose any of the options. Right. And do I actually require any further education specific? मुझे study करना जरूरी है क्या? Should I need a science background, commerce background? Is that important? किस तरह से वो उसमें कैसे डील करेंगे education wise? ओके, सो एजुकेशन वाइज अगर आप देखते हो तो फॉर ग्राउंड हैंडलिंग एंड फॉर कैबिन क्रू यू डू नॉट रिक्वायर एनी बैकग्राउंड काइंड ऑफ, साइंस नहीं चाहिए या मैथ्स नहीं चाहिए। आप आर्ट स्टूडेंट्स भी जा सकता है यहाँ पर, ठीक है, जिसके 35% भी है वो भी जा सकता है यहाँ पर। I think that's a good news for so many people. तो जिनके 12th अभी जो पास हुए हैं और जिनको लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे करूंगा, तो लेट मी टेल यू कि आपके लिए एविएशन बना हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर मेहनत करना है अपने ऊपर। यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से आप अंदर नहीं जाओगे, यहाँ आप अपने टैलेंट की वजह से अंदर जाओगे, ठीक है। और अगर आप, जैसे अब मैं थर्ड ऑप्शन बोलती हूँ, जैसे आप इंजीनियरिंग केस में जाना है या अगर आपको पायलट बना है, तो ऑफ कोर्स देन यू हैव टू हैव अ साइंस एंड अ मैथ्स बैकग्राउंड। Okay. But other than that, you can pursue the aviation industry. Yes. Or rather than doing Swiggy, Zomato. Yes, very true. Right. Very true. So another thing I would like to hear from Cinderella ma'am, I would say very nice name first of all. Thank you so much. जैसे अभी आपने कहा कि हमें 12th के बाद ही हम परस्यू कर सकते हैं। सो अगर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, अगर मैं कौन से एज में मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कि नहीं अभी मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना है, नाउ आई वांट टू परस्यू एविएशन इंडस्ट्री? सो बेसिकली आपको एविएशन इंडस्ट्री वेलकम आपका करते हैं 18 years से ही, जबकि कोई भी इंडस्ट्री में आपको पहले ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्स के बाद ही आप सोच सकते हो अर्निंग सोर्स जो है। बट एविएशन इंडस्ट्री में आप जस्ट 18 हो, मतलब कि आप केपेबल हो कि आप कैबिन क्रू बन सकते हो। तो अगर आपका एक कम्युनिकेशन है, मतलब एक कमांड आप रखते हो पैसेंजर्स के लिए, दैट इज द ओनली थिंग विच एयरलाइंस इज वांट फ्रॉम यू। सो अगर आप कैबिन क्रू बनते हैं, आपके जितने भी पैसेंजर्स है आपको उनको देखना आना चाहिए। अगर आप उतने स्ट्रांग हो, आप उतने बोल्ड हो, आप उतने कॉन्फिडेंट हो, तो आप डेफिनेटली ये फील्ड में जा सकते हो। और इसका एज लिमिट है 18 to 27 years अगर आप डोमेस्टिक में करते हो तो। इंटरनेशनल एयरलाइंस में कभी कभी वो लोग 30-35 years तक भी एक्सटेंड करते हैं। आप इंटरव्यू दे सकते हो तब तक के, ठीक है। एंड इफ यू आर एक्सपीरियंस, अगर आपने 6 महीने भी कोई एविएशन कोई एयरलाइंस में एज अ कैबिन क्रू काम किया है, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरव्यू देने का एज जो है वो 35+ years तक भी आप कुछ दूसरे एयरलाइंस में जा सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जैसे आपने पूछा ऐसे जरूरी है कि 18 ही चाहिए या 21 ही चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही मिनिमम चीज पे आप कैबिन क्रू के कोर्स कैबिन क्रू में अपना करियर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो इट्स लाइक 18 भी आप जा सकते हो, 21 भी आप जा सकते हो, 26 भी जा सकते हो, 27 भी जा सकते हो, और अगर एक्सपीरियंस है तो 35 years तक भी आप सोचो इंटरव्यू दे सकते हो। तो मतलब करियर तो और लॉन्ग कर सकते हो आप। करेक्ट। तो जैसे मैं खुद जैसे फ्लाइट्स में जाता हूँ और मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि वहाँ मल्टीपल क्रू होते हैं, कुछ वहाँ टेक्निकली हैंडल कर रहे चीज़ें, कुछ एयर होस्टेस होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि कैबिन क्रू होता है, सो लेट्स ब्रेक डाउन के किसका जॉब डिटेल्स क्या होती है। तो लेट्स से जैसे कैबिन क्रू की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा आई थिंक स्टुअर्डिस्ट होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं। सो इज दिस ऑल द सेम और इनका सब अलग
हाँ जी, तो ये वर्ड इटसेल्फ ही डिफाइन करता है कैबिन क्रू. कैबिन मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर का जो कैबिन है, और क्रू मतलब क्रू वर्ड ही बोलते हैं कि टीम को ही हम लोग क्रू बोलते हैं. तो इट इज अ सेटअप. अब ये नेम जो है, फ्लाइट स्टूवर्ड जो है, फ्लाइट अटेंडेंट है, एयर हॉस्टेस है, ये सब एक ही नाम है. इट इज ऑल कैबिन क्रू. जैसे कि कैबिन क्रू के मल्टीपल नेम्स आप बोल सकते हो. ठीक है. अब जो काम आप पूछ रहे हैं कि किसी को कुछ पर्टिकुलर काम अलॉट किया जाता है, सो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग में ही आपको बता दिया जाता है कि डिवीजन होते हैं काम के. जैसे जब पैसेंजर आ रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा वो लोग सब काम साइड में रख के आपको वेलकम करते हैं. दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ अ कैबिन क्रू, कि पैसेंजर्स को वेलकम करना. और बेसिक वेलकम नहीं, एक वार्म वेलकम बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आपने देखा होगा कि कैबिन क्रू इज ऑलवेज देयर विद अ होल हार्टेड स्माइल एंड एनर्जी, है ना, जैसे लड़की भी आई है यहाँ पे. करेक्ट. सो वो एक कैबिन क्रू के अंदर आ जाती है. वो इतना हम लोग ने फ्लाई कर चुके होते हैं कि वो इनर टैलेंट हमारा हो जाता है किसी को वार्म वेलकम देना या किसी को अच्छे से ग्रीट करना. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेफ्टी रिलेटेड हमारी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होती है. सेफ्टी एज एन एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं तो बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है. डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा होगा वो पहले ही हम लोग दे देते हैं, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग ऐसा माना जाता है कि यही सबसे ज्यादा क्रूशियल टाइम होता है कैबिन क्रू का. उसके बाद सर्विस वगैरह में आप मतलब तब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कैबिन क्रू थोड़े रिलैक्स दिखते हैं. बट ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम. एंड प्रीति कैन शेयर अबाउट सर्विस वगैरह का क्या. सो बेसिकली इसमें जैसे आपने पूछा कि कुछ अलग अलग रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट इज अबाउट एवरीवन हैज टू अंडरगो द सेम ट्रेनिंग. सबको सेम ट्रेनिंग मिलती है, बस डेजिग्नेशन थोड़ा अलग होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस. ओके, ठीक है. तो वहां पर एक जो सीनियर रहेगा वो सुपरवाइज करेगा कि सब चीजें बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है ना. जो सीनियर रहेगा वो थोड़ा मतलब, अब उनको डेजिग्नेशन मतलब कैसा होता है ना, सामने 2 क्रू आपने देखा होगा और पीछे 2 क्रू होता है. तो सामने एक सीनियर रहेगा, पीछे एक सीनियर रहेगा. तो पीछे वाला जो सीनियर रहेगा वो पीछे का जो भी आफ्ट रहेगा वो उसको संभालेगा. जो सामने का सीनियर है वो सामने का पूरा, मतलब उसको तो पूरा ओवरऑल संभालना है. ठीक है. तो ऐसे डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस जो है वो डिवाइड होता है. बाकी ट्रेनिंग अगर आप बोलोगे तो सबकी सेम रहती है. ओके. तो जिस तरह से अभी तक के हमने समझा कि आप 18th के हो, अगर आपका पर्सपेक्टिव यानी एक स्पेसिफिक आपका एजुकेशन होना जरूरी नहीं है. वंस यू आर एट अ पर्टिकुलर एज यू कैन ज्वाइन द एविएशन इंडस्ट्री. वहाँ डेफिनेटली डिमांड अलग अलग है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी. वो एक ये हो गया. उसके अलावा एयर हॉस्टेस हो गया, कैबिन क्रू हो गए, ये जो भी है, उसके अलावा देयर आर मल्टीपल वेज इन एविएशन इंडस्ट्री, मल्टीपल पाथ जो आप टेक कर सकते हो. अब मेरा एक क्वेश्चन ये भी था इसके वजह, जैसे जो फ्लाइट में जो ये रहता है कैबिन क्रू रहता है और एक ग्राउंड स्टाफ भी रहता है, और उसमें क्या डिफरेंस है? सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है. मुझे हमेशा लगता है कि शायद ये नाराज है इसलिए इनको फ्लाइट में नहीं बिठाया. अरे ये आप अभी बोल रहे हो, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे घर वाले बोलते थे कि बेटा आप एविएशन में मत जाना, वहाँ कुछ भी हो सकता है. तो मैं बोलती थी मम्मी वो जो नीचे रहते हैं ना एयर हॉस्टेस, वो वाला बनना है मुझे. वो टेंशन मतलब है कहीं ऊपर नहीं जाए. हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है. सो ग्राउंड स्टाफ बेसिकली क्या होता है, उनका पूरा ओवरऑल ऑपरेशन जो रहता है नीचे कस्टमर हैंडलिंग का रहता है ना. अभी कोई भी कस्टमर आ रहा है तो ऑफ कोर्स नीचे भी कुछ हमको चाहिए स्टाफ, सो दैट दे कैन हैंडल नीचे के कस्टमर्स. बोर्डिंग हो गया, आपका टिकटिंग हो गया, आपका बैगेजिंग हो गया, आपका स्क्रीनिंग हो गया, ये सारे काम कौन करता है? ग्राउंड स्टाफ करता है. ठीक है. तो इसका क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट. ओके. यस. सो यू हैव टू बी मच मोर एक्सपीरियंस to be a ground staff rather than okay. Yes. ठीक है. तो आपको वहाँ ग्रेजुएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. Whereas if you are talking about the cabin crew, वो 12th के बाद ही आप immediately क्रैक करके यू कैन बी अ कैबिन क्रू. बट येस, कैबिन क्रू का इंटरव्यू भी थोड़ा टफ होता है. एवरीवन कैन नॉट बी अ कैबिन क्रू, है ना. आपने देखा होगा बहुत सारा मिथ है कि जो सुंदर दिखता है वो ही कैबिन क्रू बनेगा. बट ये मिथ है, ये गलत है. ठीक है, ऐसा नहीं है. यहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली आपका कैबिन क्रू में क्या देखा जाता है? दैट you are well spoken, you are confident, your communication should be on the notch, right? And also
योर पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, है ना. तो ये जो चीजें हैं यही इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके लुक्स. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स योर BMI. यू आई हैव थिंक टू बी दैट एट अ इज सर्टेन वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग फ्लाइट्स इसीलिए लेते हैं ताकि उन्हें अच्छी लड़कियां देखने मिले. राइट. बट वो लोग बना देते हैं ना अच्छे. मतलब अगर आप देखो कि आपको सुंदर क्यों दिखते हैं, वो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड ही एविएशन इंडस्ट्री ने ऐसा मेंटेन किया है, यूनिफॉर्म ही ऐसा डिजाइन किया है, मेकअप ही ऐसे बताया है हमको कि वहां पे सब आपको एक जैसे प्रिटी दिखेंगे. तो प्रिटी इसीलिए क्योंकि एयरलाइंस ने उनको प्रिटी बनाया है. आओ कोई भी कॉन्फिडेंट लेके आओ, कम्युनिकेशन लेके आओ, प्रिटी विल मेक यू. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इन एविएशन इंडस्ट्री. ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका करियर जो है, ये जो चॉइस हुआ आपका कि बीइंग अ एयर होस्टेस इस एविएशन इंडस्ट्री में एंटर करना है, वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था जब ये डिसीजन लिया आपने? लेट्स स्टार्ट विद सिंड्रेला मैम. तो ये मेरा मतलब जो जर्नी था, ये आपको बहुत ही मतलब ऐसे फनी लगेगा बिकॉज मैं स्कूल में जब थी तो आई वॉज नॉट दैट स्टूडियस. ठीक है. तो वो जो बच्चे होते हैं ना बैक बेंचर्स टाइप, तो आई वॉज वन ऑफ देम. तो मेरा बस इतना ही था कि मुझे पढ़ना है पास होने के लिए. करेक्ट. तो मेरा मतलब भूख ज्यादा नहीं था पढ़ाई को लेके. सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि मुझे अगर 35 भी मिल गए, 40 भी मिल गए, 50% बहुत है मेरे लिए. आई वॉज दैट नहीं 90. और करना ही क्यों है, पास हो गए. देयर वर गर्ल्स इन माय क्लास जिनको 90 मिलने पे भी रोते थे, एंड आई यूज्ड टू लुक एट देम कि क्या है यार इतना, मतलब 2-3 लोग पास हो सकते हैं आपके इतने परसेंटेज जितने आप लाते हो. तो आई वॉज लाइक कि पढ़ाई नहीं करनी. हाँ, बाकी चीज़ों में मतलब मैं स्कूल जाती थी कि कॉन्सर्ट कब होगा, एनुअल कॉन्सर्ट, डांस में लेना है, स्पोर्ट्स में लेना है, एक्टिविटीज़ में लेना है, बातें करना है, टीचर्स से इंटरैक्ट करना है. तो मेरा मतलब पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज़ में स्कूल में ध्यान लगता था. सो आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट. तो जब 10th में आए तो सीरियसनेस सबको ऐसे लगा कि नहीं, करियर से रिलेटेड पूछने लगे आप क्या बनोगे, आप क्या बनोगे. बाकी तो सारे थे कि यार डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है. मैंने बोली यार मैंने तो अपना पूरा स्कूल लाइफ वेस्ट कर दी सिर्फ मस्ती मजाक करते हुए, अब मैं क्या करूँ करके. तो मेरी एक कज़न है जो अभी फ्लाई कर रहे हैं. कज़न नहीं बोल सकते, मतलब मेरे रिलेटिव्स के दूर रिलेटिव्स है जो अभी ओमान में फ्लाई कर रहे हैं. उन्होंने मुझे एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, मैंने उनके पोस्ट देखे थे. तो मुझे भी बचपन से रेडी होना, फोटोज क्लिक करना, ये सारी चीज़ें पसंद थी. वही सारी चीज़ें फिर मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला कि नहीं, कैबिन क्रू एक थोड़ा सा दिख रहा है मेरे लाइक करियर, जहाँ पे मैं मतलब घूमना फिरना, बातें करना, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाला कैबिन क्रू से रिलेटेड, पता चला 12th के बेसिस पे आप बन सकते हो, और परसेंटेज कितने भी चल जाएंगे. वो मैं मतलब खुशी से मतलब झूम उठी थी कि चलो मेरे लायक भी कोई करियर बना हुआ है जहाँ पे मैं जा सकती हूँ. इनको परसेंटेज भी ज्यादा नहीं चाहिए, इनको एजुकेशन भी ज्यादा नहीं चाहिए, और थोड़ा बहुत हाइट वेट जो BMI क्राइटेरिया है वो चाहिए. तो वो चीज मेरे पास है, और कॉन्फिडेंस इनको चाहिए. कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही था क्योंकि स्कूल में सिर्फ कॉन्फिडेंस ही गेन किया मैंने, बाकी नॉलेज उतना नहीं किया. दो आई एम फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, प्रीति भी वही से है. हमारे स्कूल में एक्टिविटीज. क्लासमेट थे? नहीं, स्कूल मेट्स बोल सकते हैं. ओके. सो वी डिडंट न्यू दैट टाइम. बाद में जब हम इंडिगो में मिले तब पता चला कि हम लोग सेम स्कूल से थे. ऐसा था. सो देन आई वाज लाइक कि नहीं, अभी एविएशन में ट्राई करना है. और मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था वो टाइम पे जब मैंने किया था. जब मैं 12th में थी वो टाइम पे बहुत एड्स भी आते थे कैबिन क्रू से रिलेटेड, तो एविएशन से रिलेटेड. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे यहीं पे जाना है. और जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो वो टाइम पे मुझे सब चीज़ें बहुत फेमिलियर लगी थी. मतलब जो काइंड ऑफ मैं पर्सनालिटी, वही सारी चीज़ें मुझे दिखी है कि यहाँ पे थोड़ा सा बोलना है आके, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन करना है. तो ये सारी चीज़ें जिसमें मुझे मज़ा आता था, वही सब चीज़ें होने लगी थी. एंड देन आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं. एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा फर्स्ट इंटरव्यू, मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था, उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो गया था. हाँ जी. कहाँ था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू था नागपुर एयरपोर्ट पे ही था. वो टाइम पे मैं नागपुर एयरपोर्ट में एज अ एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव काम कर रही थी. Okay. तो अब इसकी स्टोरी ऐसी थी कि अपने नागपुर में 2012 में ना कोई 5-star होटल्स नहीं थे. तो वहाँ पे सिर्फ तूली इंटरनेशनल, तूली इंपीरियल, यही सारे 3 stars होटल्स थे. और सडनली वहाँ पे रैडिसन का ओपनिंग हुआ था, और रैडिसन ने वो टाइम पे बहुत बूम कर दिया था.
हर होर्डिंग पे आपको रैडिसन ही दिखता था। तो वो लोग ने टैगलाइन भी दिया था, ऑरेंज सिटी गोज ब्लू बिकॉज रैडिसन ब्लू था। तो ऑरेंज गोज ब्लू हर तरफ ये था। और मैंने मतलब होटल इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था अपना करियर, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे वर्क करना था कैबिन क्रू बनने के लिए। तो वो टाइम पे मैंने तूली इंटरनेशनल में मैंने 2 मंथ्स काम किया है। उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ था सेंटर पॉइंट होटल में। और ये टाइम पे रैडिसन होटल का सुनने में आया, तो बाकी पूरे होटल्स लोग एकदम ऐसे हो गए, यार अभी तक तो अच्छा चल रहा था, अभी अगर रैडिसन आ जाएगा तो क्या होगा। तो ये लोग ने एक आइडिया निकाले कि हम लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट पे ही जितने भी हमारे कस्टमर्स होंगे वो तो हमें एयरपोर्ट से मिलेंगे, बाकी लोकल तो होटल में जाएंगे ही नहीं। बराबर। तो ये लोग ने अराइवल पे, नागपुर एयरपोर्ट के अराइवल पे अपने एक काउंटर्स बना दिए थे, सेंटर पॉइंट होटल का, फिर तूली इंपीरियल का, तूली इंटरनेशनल का। और उनको वहां पे कोई पर्सन चाहिए था जो खींच के कस्टमर को होटल में ला दे, क्योंकि रैडिसन के होर्डिंग्स तो बाहर सिटी में जाने के बाद दिखेंगे ना। ये लोग ने टारगेट किए थे कि सिटी में पहुंचने से पहले ही हम प्रमोशन करते हैं यहाँ पे। तो अब उनको लगा कि सिंड्रेला जो है, इसको एविएशन में बहुत इंटरेस्ट है, इसको भेजते हैं हमारे होटल से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एयरपोर्ट पे जाओ, जितने भी कस्टमर्स हैं उनको फॉर्म भराओ। होटल आई वाज सेंटर पॉइंट, ओके सेंटर पॉइंट, तूली इंपीरियल से होटल सेंटर पॉइंट रामदास पेट वाला जो है, वहां से मैं फिर एयरपोर्ट पे जाती थी वर्क करने के लिए। एंड मैं लिटरली वहां पे कैबिन क्रू मैंने कभी नहीं देखे थे अपने लाइफ में। मेरे को बस ड्रीम था कि कैबिन क्रू बनना है, मैंने देखा कभी नहीं था कैबिन क्रू को। वहां से ग्राउंड स्टाफ जाते थे अराइवल एरिया से, इंडिगो के, एयर इंडिया के, वो टाइम पे स्पाइस जेट भी बहुत ज्यादा चल रहा था। तो मैं उनको देख के बहुत खुश हो जाती थी, यार इतना भी मिल जाए ना मुझे, ग्राउंड स्टाफ भी मैं बन गई तो बस एयरलाइन में जाना है। होटल से एयरलाइन में जाना वाज माय ड्रीम दैट टाइम। और ऑल ऑफ अ सडन मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे थी, और मेरे फ्रेंड्स जो भी थे ना साइड वाले काउंटर्स पे, वो कॉल कर रहे थे कि आप इंटरव्यू है यहाँ पे। तो मैं नागपुर एयरपोर्ट पे इंटरव्यू था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं 2 दिन से गई नहीं थी, और मैंने रैंडमली इंटरव्यू दे दिया था। तो वहाँ पे बहुत सारा क्राउड आता था वो टाइम पे, और मैंने रैंडमली वॉक इन इंटरव्यू था, एंड आई जस्ट गेव इंटरव्यू। वहाँ पे 3 राउंड्स हुए थे, और उसके बाद हमारे फाइनल राउंड्स दिल्ली में हुआ करते थे 2012 में। तो फिर यहाँ पे मेरे 3 राउंड सिलेक्ट हुए, उसके बाद दिल्ली में मुझे बुलाया गया था, और दिल्ली में मेरे बाकी के 5 राउंड्स हुए थे, और इस टाइप का मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ जी, ग्रेट मैम। सो अबाउट यू मैम, प्रीतम आपका किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुआ? सो मेरा तो ऐसा कुछ खास जर्नी नहीं है सिंड्रेला जैसे। आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन, सो आई वॉज एन इंजीनियर। पोलर ऑपोजिट। आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की मैंने, रामदेवा कॉलेज से इंजीनियरिंग किया। आई वॉज इन, माई स्ट्रीम वॉज इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड देन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो इन एयरलाइंस। हमेशा से एयरलाइन से मुझे जाना था, लेकिन मेरे घर वाले मना करते थे, दे वर टोटली अपोज। ठीक है, फिर एक दिन फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया, 4th ईयर हो गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। देन आई वर्कड एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर एन ईयर विद NST इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी एक थी, उनके साथ मैंने काम किया। बट इतना बोरिंग जॉब था वो, इतना बोरिंग जॉब था, 9 to 5। ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ वो कंप्यूटर, वो मुझे देख रहा और मैं उसको देख रही। इतना बोरिंग जॉब था, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे कुछ, मेरे को लाइफ में कुछ और करना है, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ फॉर श्योर। मैं नहीं कर सकती वो सब कोडिंग वोडिंग, ये सारी चीजें अपने से नहीं हो पाएगी। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही बंक किया, ठीक है, और मैं भी गई रैडिसन होटल, रैडिसन वहाँ इंटरव्यू दिया, एंड देन आई क्रैक्ड, एंड देन आई वाज विद इंडिगो एयरलाइंस, एंड ऐसे फिर मैं वहाँ चली गई। और मैंने घर पे बताया। कब बताया घर पे? क्योंकि उन्होंने बोला बेटा आपका जो लास्ट राउंड है ना वो दिल्ली में होगा। अच्छा, मैं बोला दिल्ली में होगा? इतना बड़ा तो एक्सक्यूज नहीं दे सकते। अब इतना बड़ा एक्सक्यूज क्या दूं? अब तो बंक मार के इधर आई, अभी इधर से बंक मार के उधर कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे को सीधा हाथ में फ्लाइट की टिकट दे दिया था उन्होंने वो टाइम पे, ठीक है। मैंने बोला देखो अब हो ना हो घूम के तो आना है ना, भले सिलेक्शन हो ना हो, फ्री का, और अपने दम पे। करेक्ट, वो टाइम पे अपने दम पे। सो मैं घर पे गई, मैंने देखो एक टिकट मिली है। मैंने बोला मैंने नहीं बताया इंटरव्यू, बोला टिकट मिली है, बोला मेरे को फ्री टिकट मिली है, बोला मुझे घूम के आना है, मैंने बोला मुझे घूम के आना है, बोला मेरे को दिल्ली बस बैठ के वापस ऐसे आ जाऊंगी। तो फिर बाद में बोला अकेले जा रही है? नहीं, मैंने बोला मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी जा रहे थे।
तो बोले ठीक है पहले मैं उनसे मिलना चाहूंगी। मैं बोला एयरपोर्ट पे आएंगे आप मिल लेना। फिर ये लोग सब मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए, फिर मैंने देखा, फिर कुछ लोग थे मेरे साथ, मैंने बोला देखो ये सब हो, अब हम जा रहे हैं। तो मम्मी बोली ठीक है चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम लोग गए। अब सुबह से रात तक के राउंड्स ही राउंड चलते रहते, सारे राउंड चलते रहते। एंड देन आई क्रैक्ड। मैं बोला ओके। जब वहां पर मैंने जब लोगों को देखा ना, 3,000 4,000 और दिल्ली के लोग, मुंबई के लोग, मतलब एवरीवेयर ऑल अराउंड इंडिया से लोग आए थे पूरे सिलेक्ट, जैसे हम नागपुर में सिलेक्ट हुए, नागपुर के सिलेक्टेड लोग, हैदराबाद के सिलेक्टेड लोग, पूरे सिलेक्टेड लोग मिलते हैं दिल्ली पे, और फिर वहां पे होता है हमारा लास्ट राउंड। और जब मैंने देखा उनकी ग्रूमिंग, उनका स्टैंड, में बोला अपन तो कहीं नहीं, नागपुर वाले कहीं स्टैंड नहीं करते, नागपुर हम कहीं स्टैंड नहीं करते। बट जब क्रैक हुआ इंटरव्यू, बोला अरे गलती तो नहीं होगी। Then I was like, ये तो मजाक में कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने बोला, फिर मैंने फोन लगाई, मैंने बोला देखो इंडिगो में हो गया सिलेक्शन। बोला तो उनकी तो हार्ट बीट नहीं हो गई। बोले तू पहले नागपुर आ, नागपुर। मैं आ ही रही हूँ, मैंने बोला। फिर मैं आई नागपुर, फिर मैंने बोला ऐसा ऐसा है। तो फिर मम्मी बोली अकेले तो नहीं छोड़ेंगे तुमको, ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर टू स्मॉल। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ शिफ्ट हो गई हैदराबाद। सो आई वॉज लाइक बेस्ड आउट ऑफ हैदराबाद। फिर वहाँ मैंने काम किया, बहुत अच्छा गया मेरा, बहुत अच्छा टाइम किया, सीनियर बने वहाँ पर, बहुत अच्छा। मतलब इतनी लग्जरी मिलती है ना, इतनी लग्जरी मिलती, मैंने शायद अपने लाइफ में नहीं देखी थी इतनी लग्जरी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने नागपुर में बहुत थोड़ा कन्फाइंड है चीजें। जब आप बाहर जाते हो ना, तब आपको पता चलता है रियल वर्ल्ड क्या है ना। आपको मतलब टैक्सी आती लेने के लिए, फ्री टैक्सी आती लेने के लिए, आपको यूनिफॉर्म इतना प्रिटी रहता है, यू लुक सो प्रिटी, क्योंकि आप थोड़ा मेकअप वगैरह कर लेते हो, है ना। आप खुद को ही देख के लगता है अरे वाह ये मैं ही हूँ क्या। लिटरली बता रही हूँ, ऐसी फील होता है। एंड उसके बाद फिर आपका खाना 5 स्टार होटल में, आपको बाहर घूमने मिल रहा है, आप बाहर जा रहे हो, मतलब टोटली ड्रीम लाइफ। जो कहते हैं कि देयर इज अ लग्जरी लाइफस्टाइल है, दैट इज ट्रू, इट इज ट्रू। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली फ्री फ्लाइट टिकट्स। क्या मतलब हमको तो मिलेगी, पूरे घर वाले उड़े, मतलब मेरे घर वालों ने पूरा इंडिया घूम चुका है, ऐसा वो भी फ्री में। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लग्जरी दैट वी हैव बोथ लिव्ड। एंड देन उसके बाद फिर हमने मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में, फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने इंस्टीट्यूट में काम किया, रेनाउंड इंस्टीट्यूट्स में काम किया। मैं सेंटर हेड थी वहाँ, मैंने बहुत सारा मतलब बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया, जो मैंने खुद अपना ड्रीम जिया, फिर मैं लोगों के ड्रीम को पूरा करती थी। 300-400 बच्चों को मैंने ट्रेन करके उनको अलग अलग एयरलाइंस में दे हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड एंड दे आर वर्किंग। एंड देन आई थॉट कि नहीं, अभी मैंने बहुत लाइफ में कुछ कर लिया है, अब चलो अब अपन अपना कुछ करते हैं। फिर वी केम विद एन आइडिया ऑफ विंग्स टू फ्लाई। क्या बात है, वही कैलकुलेटिव जर्नी है आपका, और आप बेसिकली स्टम्बल्ड अपॉन हो गए इस तरह से। क्या होता है, और हम मिले भी एक ही इंस्टीट्यूट। हाँ ना, अरे शुरुआत वहीं से हुई थी, एंड में आप एक ही जगह आ गए। क्या बात है। एंड यू विल नॉट बिलीव वी वर दिस। हम लोग ऐसे राइवल्स थे, हम दोनों पसंद ही नहीं थे हम एक दूसरे को। एंड वी वर राइवल्स। ये मतलब जब मुझे देखते थे उसको ऐसा था कि उसको अपना टैलेंट दिखाना है और मुझे मेरा टैलेंट दिखाना। तो हम लोग मतलब काम ही इतना करते थे कि एक दूसरे को टैलेंट ही दिखाना है। और हम लोग को बात करने के लिए सिर्फ टैलेंट दिखाना, पर्सनल रोडीज चालू है। मैं ऐसा अभी कैसे ना, कुछ लोगों का ऐसा है कि काम करो, अपना टाइम स्पेंड करो और घर जाओ। बट हम लोगों का ऐसा था कि नहीं, वी हैव टू लाइक, हमारा जो है टैलेंट बोलो या फिर जो भी आपको, मतलब हम लोग ने बहुत सीरियसनेस के साथ काम किया था। एग्जैक्टली। इवन जब फ्लाई किया था वो टाइम पे भी, और मतलब जब हम लोग ने एक्सपीरियंस लिया वो टाइम पे भी, तो इट वाज लाइक जो जर्नी या जो सर्विस हम लोग ने प्रोवाइड की ना, वो सर्विस फ्रॉम हार्ट थी हमेशा से, फ्लाइंग के लिए भी। बिकॉज हम लोग जब फ्लाई करते हैं ना, तो हमको बहुत पैसेंजर्स कंप्लेन भी आते हैं, और मेरे इतने 8 साल के फ्लाइंग करियर में मेरे पास एक भी पैसेंजर कंप्लेन नहीं था। ओके, सो दैट वाज द थिंग। और मेरे पास पैसेंजर्स अप्रिसिएशन बहुत थे। सो मेरे जो हमारे बेस थे वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत अप्रिशिएट करते थे वो लोग। और जब हम लोग ने काम किया वो टाइम पे भी, बाय गॉड्स ग्रेस things went well. We were able to give that kind of knowledge जो required होती है, जो चीज चाहिए होती है, वो हम लोग ने पूरे दिल से दिया था। और अभी भी हमारा वही मोटिव है कि
जो भी करना है बच्चों के लिए करना है और दिल से करना है. सो मैम हमें ये पता चल गया कि लग्जरी डेफिनेटली है इस जॉब में. आपने एक स्ट्रगल किया है, उसके बाद ये चीज़ आपको एक मुकाम आपको हासिल हुआ और ये क्लियरली यू आर हैप्पी विद द जॉब जो भी आपके पास था. बट आई थिंक कि जैसे एवरी कॉइन हैज़ टू डिफरेंट साइड्स, तो देयर मस्ट बी अ स्ट्रगल पार्ट ऑफ इट. वो भी अगर हमें पता चले तो पता चलेगा कि कंप्लीट डिटेल इसका ध्यान में आ जाएगा. सो एविएशन इंडस्ट्री में जो भी आपका स्ट्रगल था व्हाइल यू आर डूइंग द जॉब, वो किस तरह से था? मेरा तो स्ट्रगल मतलब जैसे ही आई टोल्ड यू इजी था मेरे लिए. केक वॉक था, फर्स्ट इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया. स्कूल में भी इट वाज जस्ट लाइक ग्रेसफुली पास होते चले गए. तो सो इट वाज एवरीथिंग वाज केक वॉक फॉर मी टिल द टाइम आई क्लियर्ड माय इंटरव्यू. अब मुझे लगा कि मेरा जो भी स्ट्रगल वाला फेज था वो तो चला गया, बिकॉज करियर तो जॉब मिल गया, अच्छा पे मिल गया एंड माय लाइफ इज ऑल सेट. द मोमेंट आई क्रैक द इंटरव्यू आई वाज लाइक कि अब तो मुझे बिल्कुल रिलैक्स करना है और सिर्फ फोटो शूट करनी है और पोस्ट करनी है और सबको दिखाना है कि कैबिन क्रू बन गई हूँ. ठीक है, ऑफर लेटर हाथ में आ गया. ट्रेनिंग का फर्स्ट डे, हमारा 3 months का ट्रेनिंग होता है. ठीक है, ट्रेनिंग का फर्स्ट डे, वेरी एक्साइटेड, पूरा रेडी होके गई है, फोटो शूट्स वगैरह कर रही हूँ, सब कुछ. हमें पूरा बताया कि ये आपके बेनिफिट से इतनी छुट्टी मिलेंगी, ये मिलेगा, टिकट्स मिलेगा, ऑल वेरी एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड. सडनली एक इंस्ट्रक्टर आए, इतनी मोटी मैनुअल लेके. ओके, ठीक है, वो देख के ही मैं डर गई कि ये क्या चीज है, इसको मुझसे दूर रखो. ठीक है, आई एम नॉट इनटू स्टडीज एंड ऑल. मैंने 12th पास कर ली. 12th पास कर ली, वो मेरा आखिरी था कि इसके बाद अभी बुक को बंद करो. और मैंने वो टाइम अपना मेरा खत्म हो गया पढ़ना वाली चीज. वो बुक लेके आए, मुझे था कि इसको दिखाओ ही मत, इसके बारे में कुछ नहीं जानना है मुझे. सो आई एम लाइक कि ये क्यों आ रहा है. अब वो कुछ और चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेनिफिट्स बता रहे, मेरा नजर बुक की तरफ. चालू है ना शूट? अभी रख दो ऐसा कैजुअली. लेट्स स्टार्ट. सो इट वाज लाइक कि अभी कुछ चीज बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग चीज है, मेरा ध्यान ही नहीं, मेरा ध्यान सिर्फ बुक की तरफ. यार ये क्यों है, इसको लेके जाओ. ठीक है, देन दैट बुक पार्ट केम कि नाउ वेलकम टू फ्लाइंग. ठीक है, आपको ये जो 3 months है, ये 3 months में पढ़ना पड़ेगा. मैंने बोला व्हाट, अब क्यों पढ़ना पड़ेगा यार, पढ़ाई वढ़ाई तो चलेगी. अब तो यहाँ पे बताओ यूनिफॉर्म में कैसा रेडी होना है, कैसा सर्व करना है, वो चीज बताओ. तब पता चला कि ये बुक जो है, ये पूरी बुक आपको पढ़नी है, लर्न करनी है, पूरी बुक. मैंने बोला यार इसका तो फर्स्ट 4 pages भी नहीं होगा, ये पूरी बुक मैं कहाँ से लर्न करूँ. इतनी पढ़ाई तो फर्स्ट से लेके 12th तक मिला के भी मैंने नहीं पढ़ी होंगी जितनी मोटी ये बुक दिख रही है. तो मैं बोली यार सुनते अभी क्या बोल रहे हैं. उन्होंने बताया ये जो पूरा बुक है आपका 3 months का सिलेबस है, आप इसमें से एक पेज तो क्या, एक सेंटेंस भी मिस आउट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे एग्जाम में. मैंने बोला यार अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा एंड फिर से एक और एग्जाम देनी पड़ेगी. वो बोलते एक और एग्जाम नहीं, हर हफ्ते एग्जाम. मैंने बोला यार हर हफ्ते एग्जाम, मैं तो अभी एग्जाम्स छोड़ के आई हूँ. तो हर हफ्ते एग्जाम वाज अ शॉक फॉर मी कि अब कैसे पढ़ना है. हर हफ्ते एग्जाम्स तो बोल दिया, हर हफ्ते एग्जाम्स में आपको पास होना और पासिंग परसेंटेज आपके रहने चाहिए. आप गेस करो कितने होने चाहिए. 35 अपने स्कूल में होते हैं, कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? 40 मैक्स 45 करेक्ट. उस 50 के बाद तो मेरा खुद का कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है यार. So they told me 90% would be the passing percentage. मैं बोली कि ठीक है, I prepared my mind. The moment they said 90% आपको लाना है, मैं प्रिपेयर करना शुरू कर दी. घर पे मम्मी को बताना है कि मम्मी आपकी बेटी ने जॉब छोड़, हाँ अभी कैबिन क्रू में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, आप जो बोलेंगे वो करते हैं, क्योंकि फिर पढ़ाई वाले चीज पे वापस आ गए. 90% they said, I was like कि मेरे तो बस की बात नहीं है. Then they said कि अगर आप 90% रिटन एग्जाम्स में क्लियर करते हो तो फिर आपको वाइवा क्लियर करना है. 50 marks का वाइवा, मतलब कि गलती से आप रिटन में पास कर लिए इधर उधर का देख के, तो वाइवा में क्या करोगे. अब वाइवा क्लियर करने के बाद फिर अगले हफ्ते एग्जाम्स, सेम प्रोसीजर, रिटन क्लियर करो, वाइवा क्लियर करो. ओ माय गॉड, इट वेंट फॉर पूरा हर हफ्ते आपको, मतलब वो सांप सीढ़ी वाला गेम आपने देखा है ना कि आप धीरे धीरे बढ़ते हो और अगर आप गलती से कोई एग्जाम में फेल हो गए, आप वापस से डे 1 पे आते हो. तो इट्स लाइक वो सीढ़ी चढ़ते हो और सांप काटता है, वापस से नीचे. वो 3 months में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक तो पढ़ना है, ऊपर से अगर मैं एक भी एग्जाम फेल होती हूँ मुझे डे 1 पे आना पड़ता. दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस जॉब.
3 months की ट्रेनिंग जिसने सर्वाइव कर ली, मतलब उसने जिंदगी की जंग जीत ली है। वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर मंथ, हर हफ्ते एग्जाम्स है, रिटन एग्जाम्स है, वाइवा एग्जाम्स है, और क्वेश्चंस भी पता है केबीसी के जैसे 4 ऑप्शंस तो रहते हैं, लेकिन आपको चारों सही लगेंगे। ये सही, ये सही, ये सही, क्या सही। इट वाज सो कंफ्यूजिंग। मैं फर्स्ट एग्जाम जो मैंने दिया था ना, मुझे पता था कि मैं पास नहीं होंगी, और वो यकीन में बदल गया, मैं फेल हो गई वो एग्जाम। ओके, सो दैट टाइम आई रियलाइज कि यार सब पास हो गए, ये जा रहे हैं आगे बैच में, और मैंने एक हफ्ता ही मेरे लिए इतना मुश्किल था, मैं और डे 1 से स्टार्ट नहीं कर सकती। तो अब सेकंड ऑप्शन वो ये देते थे कि अगर आप फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट डे री एग्जाम देना है, लेकिन री एग्जाम में ट्विस्ट ये होता था कि अब 90% पासिंग परसेंटेज नहीं 95, अब 94 आए तो भी फेल, अब तुम्हारा चांस गया। मैं बोला यार सो अभी की कैसे करेंगे। दैट नाइट आई डिडंट स्लीप बिकॉज वो आ गया था कि नहीं, अब मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको पता चल गया कि आप गॉन इनटू फ्लाइंग एंड ऑल, और यू नो कि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि हंसी उड़ाने वाले कि अब तो यार वापस आ गई है, और सारे फोटोज भी डाल चुके थे। एग्जैक्टली फोटोज डाल चुके थे, और बहुत सारे रखे भी थे कि अभी पोस्ट भी करने हैं डे 1 के। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे था कि डू एंड डाई वाला सिचुएशन आपको पढ़ना है, और फिर मैंने कैसे भी पूरी रात पढ़ के मैंने नेक्स्ट डे एग्जाम क्लियर किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम थी उसके लिए मेरा ध्यान पूरा इंस्ट्रक्टर्स की तरफ, आज कुछ नहीं मिस करना है। मैं अब इसके बाद 90 ला सकती, 95 तक मैं नहीं जा सकती। तो मुझे था कि नेक्स्ट डे से एग्जाम्स क्लियर करना है, और फिर मैंने स्टूडियसली पढ़ाई वहां से शुरू की, और मैंने फिर सारे एग्जाम्स क्लियर करे। तो ये चलता है 2.5 महीने के लिए। अच्छा। हर हफ्ते एग्जाम्स, रिटन, वाइवा, प्रैक्टिकल वाइवा, ऐसा होता है। तो ये 2.5 महीने चलता है। उसके बाद आपका होता है एक DGCA का एग्जाम। अब DGCA है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जैसे अपना बोर्ड एग्जाम्स होता है 10th 12th का, वैसे एविएशन का एग्जाम्स होते हैं। तो एयरलाइन आपको सिखाते हैं, और उसके बाद आपको DGCA का एग्जाम देना होता है। वो क्लियर करने के बाद आपको फ्लाइंग लाइसेंस मिलता है, कि मीन्स नाउ यू आर रेडी टू टेक द इंचार्ज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट। मतलब अब ये कैबिन क्रू तैयार है DGCA एग्जाम क्लियर करने के बाद कि ये 200-250 पैसेंजर को अब संभालेंगी। फर्स्ट एड से फ्लाइंग लाइसेंस इज नॉट कि आप पायलट बनोगे, फ्लाइंग लाइसेंस क्या फॉर कैबिन क्रू, दोनों okay. के लिए फ्लाइंग लाइसेंस होता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो फ्लाइंग, राइट। अभी हम लोग कॉकपिट में नहीं फ्लाई करे, बट एयरक्राफ्ट में तो है हम लोग। तो इट इज लाइक कि नाउ यू आर केपेबल। सो दैट लाइसेंस इज नेम्ड एज कॉम्पिटेंसी कार्ड। यस। और ये चीज हम लोग बाय बाय नहीं कर सकते इसको, कि हो गया 3 महीने का ट्रेनिंग, अब यहाँ से हमको दोबारा कभी नहीं आना है। ये हर साल रिन्यू करते हैं। अच्छा। हाँ, तो हर साल आपको फिर से वो ट्रेनिंग में जाना होता है। 4 days की ट्रेनिंग होती है, एग्जाम्स क्लियर करना होता है, और फिर आपको आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपके जो नॉलेज है, वो अपडेटेड आपको रखना पड़ता है। और हर साल आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू होता है। व्हाई एवरी ईयर के कुछ उसमें नॉर्म्स चेंज होते हैं कुछ? हाँ, ऑफ कोर्स। हमेशा मतलब SOP जो अपना होता है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, है ना, टू कीप यू अपडेटेड। तो ये हर साल आपका होता है। सो प्रीति मैम, आपका भी सेम सिचुएशन था विद द एग्जाम्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। आई वॉज गुड, ऐसा मुझे इस पे डिफिकल्टी नहीं थी। मैम वाज पैनिकिंग, आप था मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था। मेरे लिए यार बस करो एग्जाम्स वगैरह, अभी मुझे फ्लाई करना है, मुझे घूमना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये तो ठीक है, छोटा सा स्ट्रगल है, बट द रियल स्ट्रगल पता है मुझे ऐसा लगता है तब आता है जो अभी आपने पूछा मुझे कि और क्या स्ट्रगल रहता है। तो इसमें ये स्ट्रगल रहता है कि एक अच्छा साइड है, लग्जरियस लाइफ है, एक दूसरा साइड भी है ना, सबके प्रोन्स एंड कॉन्स भी होते हैं। बेसिकली जो बिहाइंड दैट हैप्पी स्माइलिंग फेस, वो जानना है मुझे कि क्या है। राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कोई बोले ठंडी में 2 बजे रात को आपको फ्लाइट पे जाना है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं तो गाली मारूंगा। वो आप रजाई में हो, हाँ एकदम रजाई में कोजी वाले, और आप सो रहे हो और एकदम से फोन बजता है 2 बजे आ रहे हैं। आप बताओ कैसे लगेगा आपको? तो सीरियसली पूरा मूड खराब हो जाएगा। ये जो चीज है ये लोगों को नहीं पता कि रातें जग जग के इंसान मतलब जाता है ना, एक मतलब डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पैसेंजर्स को पहुंचाता है। वो मतलब वो अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के, लोगों को लगता है कि वी लव, ठीक है वी लव, बट हु लव्स एट 2 AM इन द मॉर्निंग, है ना? जब आप एक 1.5 घंटे की जर्नी आप वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, व्हेन देयर इज अ डिले और एनीथिंग दैट इज हैपनिंग,
और आपको तो आई थिंक व्हाट इज द प्रिपरेशन टाइम कि अगर आपको पता चलता है देयर इज अ फ्लाइट ऑन लाइक 2 PM या 2 AM पे नाइट में फ्लाइट है, तो किस वो तरह हमको 1 preparation घंटे होता है? पहले पता चलता है। ओके, हाँ, एंड कभी दैट stand- टाइम आप सो रहे हो या कहीं अगर other part फोन of the बंद city? हुआ, हाँ, फोन साइलेंट है और फोन बंद है, ओके, तो बस आप गए, आ जाओ फिर नेक्स्ट डे ले लो अपना लव लेटर अच्छा सा और निकलो यहाँ से। So it's very strict. It is Apart very from strict. that, अभी जो एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ कि कैबिन क्रू का सबसे बड़ा फियर क्या होता है हमारे लिए। हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, आज ये सिटी में, कल वो सिटी में, परसों इधर पे उधर पे, तो हम लोग जब होटल में सोते हैं या घर पे सोते हैं, हम जब आधी नींद में से उठते हैं ना, हमें 5 मिनट का टाइम लगता है रिकॉल करने के लिए कि हम लोग कौन से सिटी में हैं, ओके, कौन से कंट्री में हैं correct, और कौन से होटल में हैं। करेक्ट और कितना टाइम हो रहा है। लिटरली हम लोग इतने जोन्ड आउट होते हैं कि हम लोग उठते हैं तो हम लोग पहले तो सोचते 1 मिनट, वेयर एम आई, विच सिटी इज दिस, व्हाट टाइमिंग इज दिस, 3 बज रहे is हैं this? कि 4 बज रहे हैं कि सुबह हुआ है कि रात है, क्योंकि होटल भी सेम, करेक्ट होटल भी सेम। और होटल में पूरा वही, चाहे दिन हो अंधेरा है, रात हो अंधेरा है, Oh आपको my वही God. एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो मतलब ये आपको बहुत मतलब यू नो ट्रिकी लगेगा कि किधर हमेशा हूँ मैं कहाँ हूँ, और हमेशा स्लीपी आप देखोगे, हाँ, हमेशा मतलब नींद में ही देखोगे आप। लोगों को लगता है कि ये एंजॉय वो एंजॉय, हाँ वो होता है, ऐसा नहीं है, बट आप दिन भर ऐसे सोते ही रहोगे, आप बैठे बैठे भी सोते रहोगे। सो आपको कॉल आ गया बना और आप पूरी तरह नींद में थे। अब ये बेसिकली एक फेयर एंड लवली के ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा जो सीरियसली ये किस तरह आपका रूटीन रहता है? सिंड्रेला बताएगी वो तो। अभी ये क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोगों का पूरा महीने भर का एक रोस्टर आता है जिसमें हम लोगों को पता रहता है आज हम यहाँ जाने वाले, कल वहाँ जाने वाले। ये रोस्टर में कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे स्टैंड बाय होते हैं, इसमें हमको पता नहीं रहता है कि कहाँ जाना है। ये अच्छा। हमको अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो तुमको बुलाया जाएगा, तो हम लोग वो टाइम पे घर पे होते हैं, ड्यूटी पीरियड में होते हैं। जैसे सुबह अभी रात से लगा है मेरा, रात के 2 बजे से लेके सुबह तक के मैं रेस्ट कर सकती हूँ, बट वेन एवर दे आर कॉलिंग आई हैव टू रिसीव द कॉल और गाड़ी आएंगी। तो गाड़ी ड्राइवर आ जाता है आपका 2 बजे रात को और आपको रोस्टरिंग से कॉल आता है, मैम हाफ एन आवर में गाड़ी बोर्ड करनी है Okay. आपको, ठीक है। अब हाफ एन आवर में हम जब गाड़ी बोर्ड कर रहे हैं तो फटाफट अब इतने तो प्रो हो गए हैं कि 10-15 मिनट में हम लोग रेडी हो सकते हैं। मेन टास्क तब शुरू होता है जब गाड़ी में बैठ रहे। अब वो जो ड्राइवर्स होते हैं ना, इनकी शिफ्ट भी इट्स लाइक 24 आवर्स की शिफ्ट वो लोग करते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। और बहुत सारे कैबिन क्रू लोग ये चीज को सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कैब ड्राइवर्स, क्योंकि ये लोगों को देते 24 आवर्स की शिफ्ट और एक टाइम के बाद नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। हम जब 2 बजे रात को बैठते हैं, मोस्टली हाईवे हमको लेना होता था हैदराबाद से, क्योंकि हमारा एयरपोर्ट जो था इट वाज आउटस्कर्ट्स में था। तो हम जब रात को जा रहे हैं, आई एम सिटिंग हाईवे पे, ट्रक्स आ रहे ये आ रहे, और मैं पीछे से बैठ के देख रही हूँ कि ड्राइवर नींद में है, झपकी ले रहा है, और मैं मतलब कि भैया आप मुझसे बात करो प्लीज, और वो मैम क्या बात करूं करके। रात के 2 बजे हम लोग पता है क्या करते थे, कैबिन क्रू लोग, हम लोग के बैग में हम लोग पेपरमिंट, हाँ, ठीक है, कॉफी, सॉफ्ट, ड्राइवर्स के लिए उनका अच्छा। ध्यान रखने के लिए कि Correct, भैया correct. कुछ खाओ, सो मत, चॉकलेट्स, और बात करते थे भैया कैसे हो, घर पे सब कैसा और है। गाना बजाते रहते थे। वो उसको लग रहा है कि यार ये क्यों इंटरेस्ट ले रही है, वो ये नहीं समझ रहा है कि आप जागे रहो, आप जागे हो तो मैं जागे रहूंगी, अदरवाइज आप सो गए तो मैं तो सो ही जाऊंगी correct, टाइम। क्योंकि एक्सीडेंट्स हुए हैं, डेथ हुई है कैबिन क्रू वगैरह। Oh my God. हाँ जी, वो हाईवे पे बहुत एक्सीडेंट्स हुए, मतलब इतनी डेथ्स हुई है वहां पर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड यही चीज हुआ था मेरे साथ जब मेरी मम्मी ने देखा था। आई टोल्ड हर द स्टोरी कि आज ड्राइवर का ऐसा ऐसा हुआ था, और ही वाज सो लिटरली, आपको पता है जब हम नीचे आते हैं ना 2 बजे रात को, नॉक करना होता है, वो सोते रहते हैं स्नोर करते हुए, उठाना पड़ता है, भैया उठो उठो उठो, डोर खोलो, हमको बोर्ड करना है। फिर वो एकदम से डर के कि हाँ मैम बैठिए बैठिए। तो मैंने ये एक इंसिडेंट बताई मेरी मम्मी को, और उसके 2 से 3 दिन बाद सेम इंसिडेंट हुआ था। दैट गर्ल, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी लॉरी से जाके डैश कर गई थी बिकॉज द ड्राइवर वाज स्लीपिंग। उसके ड्राइवर के दोनों लेग इंजर्ड। सो आई थिंक ये भी काफी क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कोई Very ध्यान crucial. नहीं देता है। नहीं देता और वो है। मुझे नहीं लगता किसी इंटरव्यू, किसी भी तरह के एविएशन पैम्पलेट या कहीं पे भी ये चीज मेंशन होगी। Exactly. लिटरली इट्स कहीं लाइफ नहीं। एंड डेथ सिचुएशन। एग्जैक्टली। और मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट कैप्टन्स के साथ ये चीज हुई है, कैबिन क्रू के साथ ये चीज हुई है, एक्सीडेंट्स बहुत फेस किए। सो दिस इज द डार्क साइड वी कैन से ऑफ दिस जॉब।
थोड़ा स्ट्रगलिंग पार्ट यही है, और बाकी तो मुझे नहीं लगता. एंड हाँ, इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. मतलब अगर आपने ये किया तो आपको सीधा जॉब से निकाल देंगे. मतलब ऐसा नहीं कि जॉब लग गई और यू नो अब वो लाइफ टाइम आप काम कर सकते हो, ऐसा correct. मतलब है. यू कैन वर्क लाइफ टाइम unless and until you are not deviating any rule. You're basically walking on eggshells every time you are doing the job. Yes. एंड इट्स वेरी रिस्की, मतलब कि आपको जो टाइम पे रहना है वहाँ पे, अभी देखिए कोई भी वर्क प्रोफाइल में क्या होता है ना कि आप अगर काम कर रहे हो, थक के जब आप घर जा रही हो, गेट टू सी योर फैमिली, है ना. कैबिन क्रू के फेज में लाइफ में वो चीज नहीं है. आप रिसेप्शन को जाके देख रहे हो. हम रिसेप्शन पे जाके देख रहे हैं, हम कोई होटल में जाके देख रहे हैं, और यहाँ पे भी लगता है सबको कि यार अब तो ये होटल में जाएंगे, अब तो अच्छा अच्छा खाना ऑर्डर करेंगे. हम लोग इतने थके हुए होते हैं कि हम लोग जब तक चेंज करके ऑर्डर करते हैं उसको 40-45 मिनट्स लगते हैं कोई भी होटल सारे, जब तक के खाना आया हुआ होता है हम लोग सो जाते हैं. दैट फूड इज केप्ट लाइक दैट ओनली. मॉर्निंग में हम उठ रहे हैं, हम भूखे सो जा रहे हैं. तो लग्जरी इतना मिलने का भी क्या फायदा. आपके लिए होटल है, आपके लिए खाना है, बट यू आर सो ड्रेन्ड आउट कि आपके पास एनर्जी नहीं है वो खाने के लिए भी. नहीं, अगेन आप भी अगर 4-5 दिन अगर आप कॉन्टिनेंटल खाना खा रहे हो, बाहर का खाना खा रहे हो, आप 5वें दिन 6वें दिन मांगोगे मुझे तरी पोहा चाहिए. एग्जैक्टली. तो मैं मम्मी को हमेशा कॉल करती थी व्हेनेवर मैं 4 दिन के पैटर्न से आ रही हूँ कि मम्मी घर का खाना बना के रखो. एंड मेरी सिस्टर्स वगैरह को, यार तू होटल में रुकी है, तेरे को इतना कुछ मिल रहा है, तेरे को घर के, तेरे को क्या चाहिए बोल, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ. और हम लोग एक्सचेंज करते थे. दे यूज्ड टू ईट होटल का खाना, आई वांट घर का खाना. करेक्ट. सो क्लियरली काफी स्ट्रगल भी है, लग्जरी भी है. सो मुझे लेकिन जिस तरह से दिख रहा है कि दिस स्ट्रगल काफी ज्यादा भी है इसके पीछे, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली अप एंड अप रहना पड़ता है, आपको कॉन्स्टेंटली आपके बेस्ट बिहेवियर पे रहना पड़ता है. यू जस्ट कांट स्लैक ऑफ. अगर मैं ऑफिस ना जाऊँ एक दिन के लिए वो मैनेज हो जाएगा, पर आप अगर एक फ्लाइट अगर आपका शेड्यूल्ड है और वो आप अटेंड ना करो तो मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी अ बिग इशू. Blunder. So why I would have to ask this question कि why जब इतने सारे इसमें drawbacks है, इतने सारे इसके negative points है, आप why do you love this industry? Why do you work in this industry? So basically aviation is not just a word, it's an emotion. Okay. Because this is the only profession. This is the only profession which you can start early with a very handful of salary. Okay. And by the time you are 30, 35, 40, you have that much of enough money that you can start your own business, which I have done today. राइट. तो इसीलिए एविएशन, मतलब आप देखोगे दूसरी इंडस्ट्री में आप काम तो कर रहे हो बट आपको उतना पे नहीं मिल पा रहा है. बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है. बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है. चाहे आप इंजीनियर्स ले लो, चाहे आप डॉक्टर्स ले लो, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, आपको छोटा सैलरी से स्टार्ट करना है. बट एक एविएशन ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आपका स्टार्टिंग पैकेज ही लाखों में होता है. ठीक है. तो आप इतनी सी एज में पहली बात तो आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आप 45, 30, 35 जब आप ये एज में जाते हो तो आपके पास इतना पैसा आ जाता है कि आप खुद का एक स्टार्टअप कर सकते हो. तो इसमें ऐसा है कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है. राइट. हम काम तो कर रहे हैं, काम तो सभी करते हैं, पैसा भी सभी को मिलता है, बट इसमें ऐसा है कि आपको डबल मिलता है ना. यू आर रिवॉर्डेड इन अ वेरी बिग थिंग्स. सो पहली बात तो ये. सेकेंडली फ्री फ्लाइट टिकट्स मैंने आपको बताया. आप मुझे बताओ, जिंदगी भर अपन लोग कमाते हैं, उसको सेव करते हैं, फिर अपन क्यों कमाते हैं और सेव करते हैं? ताकि अपन कहीं घूमने जा सके, है ना. फ्लाइट हम बुक कर सके. फ्लाइट की टिकट तो कितनी महंगी है, बिल्कुल बराबर, है ना. रिसेंटली आई हैव बीन टू सम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, मेरा फ्लाइट में कम से कम 1.5 लाख रुपए गया है. ओके. हाँ, 1.5 लाख रुपीज. ठीक है. तो अब मैं एविएशन में, तो मेरे को फ्री में जाना है. क्या मैं तो जाऊंगी, मेरी पूरी फैमिली भी फ्री में जाएगी. तो पूरा हमारा जो पैसा भी जो रहता है ना वो पूरा सेव होता है. Not just to be clear, not standing, right? Not being a cabin crew. नहीं. आप any industry, any profession like ground staff, cabin No. crew. What I'm trying to ask है जो आपको free tickets मिल रहे हैं वो as a cabin crew to serve, है ना, आपको नहीं पैसेंजर, as a passenger. अभी ये कैसा होता है कि सपोज एक फ्लाइट पे 180 सीटर की फ्लाइट होती है ना, 150
फुल हुए हैं, हम्म, अब बची जितनी भी फ्लाइट है वो हमारे स्टाफ के लिए है, Okay, उनका okay. ऐसा है, हम्म, रिमेनिंग जो भी सीट है वो आपके लिए। ओके ओके, आप 1 घंटा पहले भी फ्लाइट के जाओ, आपको जो भी टिकट्स बुक करनी है आपको 1 घंटे में कंफर्म जितनी भी बची हुई सीट है वो आपको मिलती दैट है। इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट, एग्जैक्टली। Exactly. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा बेनिफिट ये है कि होटल में मतलब जब आप सर्विस करते हो, 4 सेक्टर हम लोग फ्लाई करते हैं, इतने पैसेंजर्स के टैंट्रम्स होते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई अप्रिशिएट करता है, कोई बोलते हैं कि ये चीज आपने नहीं करी है, ठीक है। इसके बाद जो कैबिन क्रू को पैम्पर करते हैं, जैसे अभी हम लोग ने एक हेक्टिक पैटर्न कर लिया, उसके बाद हमको मतलब वो लोग ने ध्यान दिया कि हमारे क्रू ने हमारे लिए 4 सेक्टर किया है, अब इनको हम लोग ले ओवर पे दे विल मेक श्योर कि दे विल गिव यू ओनली 5 स्टार होटल्स। द मोमेंट आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हो वो आपके लिए कैब आएंगी, ठीक है, वो आपको होटल लेके जाएंगे और होटल में आपको सारा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इंटरनेशनल लेओवर मिलता है, मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेओवर पे गई थी आई वाज वेरी एक्साइटेड, मैं रोड्स देख रही हूँ, मैं होटल देख रही हूँ। जैसे मैं चेक इन के लिए गई उन्होंने एक एनवेलप मुझे थमाया, मैं बोल रही हूँ यार ये क्या दे रहे हैं, मैंने जब देखा खोल के उसमें करेंसीज थे वहां के, ओके, and they were giving me to spend over there, so and that is also a very good amount, like it is like per day का वो आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से कुछ 12-13,000 देते पर डे का। सो हम लोग का इंटरनेशनल लेवल में सब्सटेंशियल अमाउंट है। हाँ जी, सो हम लोग को 2 या 3 दिन का हमारा स्टे होता है, तो इफ पर डे अगर वो हमको 14,000 भी दे रहे तो 3 दिन का बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है हमारे पास, एंड दैट इज ओनली फॉर अस टू स्पेंड। आप शॉपिंग करो। वर्क फॉर आल्सो डोमेस्टिक फ्लाइट्स या डोमेस्टिक में हमको बाद में आता है, लाइक हमको इंडिगो में सैलरी के टाइम पे आता था, Okay. बट इंटरनेशनली वो लोग ऐसा है कि आज गए हो आज ले लो आप, क्योंकि वहां पे आपको कोई जानता नहीं है ना, हाउ विल यू यू मैनेज। नीड अ लोकल करेंसी। करेक्ट, सो वो अब हमको वहाँ की करेंसीज देते थे, विच वॉज द बेस्ट पार्ट। आई यूज्ड टू लव, मैं बहुत करेंसी कलेक्ट करती थी और मैं बहुत शॉपिंग करती थी। सो हम लोग के मतलब नखरे इतने हो गए थे बीइंग अ कैबिन क्रू। अभी यहाँ पे कैसे आपको ये चीज पसंद है आपने ले लिए, हमको नहीं। अगर हमको चिकन करी कुर्ता चाहिए तो हम लखनऊ से लेंगे, हमें जूती चाहिए तो हम अमृतसर लेओवर पे जाएंगे तो तब लेंगे, हमें कुछ खाना है तो हम वहाँ के फेमस जगह पे जाके खाएंगे। तो हम सबका लोग जो एक बड़ा इशू है डेस्टिनेशन का, वो हाँ। आपके लिए इजी हो गया है। इट वॉज लाइक कि आप जो डेस्टिनेशन हम लोग गए हम वहाँ के टूरिस्ट बन सकते हैं, आपको बता सकते हैं यहाँ पे ये चीज अच्छी मिलेंगी, यहाँ पे ये चीज ऐसा होगा। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि हम लोग ने मतलब एकदम जो लैविश लाइफस्टाइल होती है। आज कितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो लोग महीने में 10 बार ट्रैवल करने के लिए फिर भी सोचेंगे। हम लोग तो 10 बार यार ऐसे ही जा रहे हैं, कंपनी हमको पे कर रही है, कंपनी हमारे लिए सारा कुछ कर रही है। एंड इट इज नॉट जस्ट कि मिनिमम चीजों में, वो हमारे लिए होटल 5 स्टार कर रहे हैं, हमारे लॉन्ड्री सर्विस होता है कि यू टेक। हम लोग पता है कैबिन क्रू का एक ये पार्ट भी है कि हम लोग जितने भी हमारे कपड़े होते थे हम लोग लेओवर्स पे जब जाते थे हम लेके जाते थे वहां से 5 स्टार। अरे कुछ तो बेडशीट्स भी लेके जाते थे। मैं मम्मी की साड़ीज भी लेके जाती थी कई बार, मम्मी यार वहां से अच्छा होगा साड़ीज। और लॉन्ड्री करने के लिए दुबई लेके जाते थे, दुबई, और दुबई से लॉन्ड्री होके यहाँ इंडिया आता था। इंडिया I think आता that's था। a Imagine। typical Indian tendency यही है, यही जो है। मिल रहा है उसमें और उसमें ये चीज करो। और फ्रूट्स वगैरह तो हम लोग को गुडी बैग्स भी मिलते थे फ्लाइट्स में। मतलब खाने का भी हमारा इतना ध्यान देते थे कि हम लोग जो भी फ्लाइट पे जा रहे हैं हमारे लिए, अगर सुबह जा रहे हैं तो हमारे लिए ब्रेकफास्ट आएगा, दोपहर में जा रहे हैं तो लंच टाइम रहेगा, डिनर रहेगा, सब कुछ रहेगा। इसके अलावा फ्रूट्स, सैंडविचेस, क्रोजॉन, ब्रेड बास्केट, फ्रूट बास्केट, जूस, कुकीज, हर एक चीज हमारे लिए अवेलेबल। कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, टी, मतलब what all not। द कैफे एंड रेस्टोरेंट बेसिकली अवेलेबल है। और Exactly। केटरिंग भी आती थी, तो हमारा इंडिगो में तो ताज से होती थी केटरिंग। हाँ। तो लाइक जो भी स्पेशलिटी, जैसे हम लोग अगर कैलकाटा में लैंड हो रहे हैं तो वहाँ के हमको रसगुल्ले फेमस मिलेंगी, कोलकाता बिरयानी मिलेंगी। यही हम पटना जा रहे हैं तो पटना की स्पेशलिटी होते थे, वहाँ के समोसे वगैरह बहुत फेमस थे। तो हम लोग ऐसा होता था कि खाना भी खाना है तो नखरे के खाने खाते थे हम लोग। शॉपिंग भी करने तो पूरे नखरे वाले शॉपिंग करते थे, जो कि इसीलिए बोलते हैं वंस अ कैबिन क्रू विल ऑलवेज बी अ कैबिन क्रू। और वो अपना जॉब कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो पैम्पर जो हमें एयरलाइन करती थी वो तो हमारे खुद के पति मम्मी पापा भी नहीं कर सकते जितना पैम्पर आपको एविएशन। यू आर फॉरगेटिंग वन थिंग, ठीक है, बर्थडेज पे हाँ। वो सेलिब्रेट करते थे हमारा बर्थडे भी, Yes। ओके, यू नो। एंड जब आपकी दिवाली है, जब आपका कोई भी ओकेजन है, आपका न्यू ईयर है, दे यूज टू गिव बिग बिग हैम्पर्स। Okay। Women's Day पे, हाँ। वुमेन्स डे पे तो बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलते थे। मतलब इतना, मतलब एयरलाइन पैम्पर करती है बहुत पैम्पर सो इसमें ऐसा है कि आप काम कर रहे हो बट यू आर गेटिंग
very मतलब everything in return. So they are demanding, but they are also pampering. You. They are Pampering also a taking lot. care of you. Yes. और वो तो एक सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट होता था जब हम लोग हैदराबाद में थे ना, तो वहाँ पे काफी लोकल लोग भी होते थे जो एयरपोर्ट मतलब टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते, घूमने आते थे. हैदराबाद एयरपोर्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल. हम लोग जब ऐसे निकलते थे ना, हमारा स्टोलर वगैरह लेके, दे यूज्ड टू बी फैमिली पीपल जो दौड़ के आते थे, इतने रियल एयर होस्टेस दिख रही है, और वहाँ पे हम लोग इट्स लाइक ओ माय गॉड, प्राइड एंड ऑल, सेलिब्रिटी वाला फीलिंग. अब ये तो जब हम लोग वॉक कर रहे हैं तो सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है. उसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि सेलिब्रिटीज खड़े लाइन में, हम लोग वो लाइन को ब्रेक करके जा रहे हैं. Oh, again, हाँ, that must be also a plus point for you. आपको Yes. सेलिब्रिटी मिलते होंगे because they are also Correct. flying Of course. international flights. वो तो रोज की बात होती है. वो रोज की बात हो जाती है. It's not a So, big thing. ये मेरे लिए एक फनी इंसिडेंट था जब मेरे फ्लाइट पे वांटेड मूवी आपने देखे हैं, तो उसमें एक कैरेक्टर थे गनी भाई करके, जो और उनका एक डायलॉग बहुत फेमस था, वो सोना नहीं वाला, वो सो जाते हाँ, हैं, correct, है ना. हाँ. अब अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट 4 बजे की मेरी फ्लाइट है, मैं एयरपोर्ट पे देख रही हूँ कि वो वेट कर रहे हैं, और मैं मतलब न्यू फ्लाई कर रही थी, और हम लोग सामने सीट में, और जनरली सेलिब्रिटीज को हम लोग फर्स्ट रो देते हैं, और वो लिटरली सामने बैठ के सो रहे हैं. मुझे वो सीन याद आ गया, और मैं इतने जोर से हंसी कि ओ माय गॉड, मुझे वो सोना नहीं सोना, मुझे लगा ये कैरेक्टर में ये सो गए, और मैं इतने जोर से उनकी आईज पूरी रेड, वो ऐसे देख रहे व्हाट हैपेंड, सॉरी सर, नथिंग कुछ नहीं हुआ करके. और देन माय फेलो क्रू इज लाइक, क्यों सुबह के 4 बजे सब सो रहे हैं, लाफिंग आउट लाउड करके. आई एम सो सॉरी. तो मैं तब से मैंने रिकॉल करना बंद कर दी थी, कोई भी अगर सेलिब्रिटीज आए तो इनकी मूवीज में रिकॉल करो करके. So clearly जो एक कहते हैं कि इट्स अ ड्रीम जॉब, हाँ. so they वो कहीं ना कहीं वो हद तक के ट्रू ड्रीम है. ही है है. वो, ड्रीम ही है. सच में बता रही हूँ, आप बहुत याद करते हो अपनी जॉब को, क्योंकि सही में वो जो जिंदगी अपन सोचते हैं कि हम ऐसा जिएंगे, हम ऐसा खाएंगे, हम ऐसा रहेंगे, वो सही में आप जी चुके रहते हो आप. एंड आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि यार हमने एविएशन में बहुत कुछ उखाड़ लिया है. Exactly. और आज हम दूसरों का सपना पूरा कर रहे हैं. करेक्ट. ये जो सेलिब्रिटी वाली बात है, ये हर किसी का ड्रीम होता है कि सेलिब्रिटी को देखना है. हम तो बात करते हैं और हम उनको हमारी सुननी भी होती है. आपको पता है, दे आर लाइक, सेलिब्रिटीज आर लाइक कि अगर उनको टर्बुलेंट है, उनको वॉशरूम यूज करना, दे हैव टू आस्क अस. यस, दैट इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो किसी को नहीं मिलता है. सो इट्स लाइक इवन फूड के लिए कुछ चाहिए, जो टाइम पे हम लोग सर्विस नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आई नो की सर्विस नहीं है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऑफ कोर्स सर, रिक्वेस्ट करे, एक सेल्फी दे देना. Now you just said that, मैं कौन से इमेजिन भी कर लिया शाहरुख खान आस्किंग यू कि क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ टर्बुलेंट में. सो इट इज लाइक दैट कि बहुत मतलब जिंदगी में जो चीज हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है देखने की, वो सब आपको एज अ कैबिन क्रू मिलता है. लाइक लग्जरी प्लेसेस, होटल्स, पैसा, खाना पीना, सेलिब्रिटी. Typically you work towards this goal. You are working and also living that goal. enjoying seriously. इसीलिए तो बोलते हैं ना कि अगर हमारे बस में होता तो हम लोग जिंदगी भर फ्लाई करते, बट देन पर्सनल लाइफ भी होती है. अभी फ्लाइंग में कैसा है ना, आप आज ये सिटी में हो, कल वो सिटी में हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है, और बीइंग अ गर्ल पर्सनल लाइफ भी जरूरी होती है, बहुत मैटर करते हैं. तो वही एक रीजन है, अगर कोई कैबिन क्रू का जॉब छोड़ेगा तो अपनी फैमिली की वजह से, अदरवाइज सिंगल पर्सन तो दे विल never even dare to leave their job. And मुझे ऐसा लगता है सिंड्रेला कि अगर मान लो अगर वो पुणे बेस है या अगर वो मुंबई बेस है, Yes, और अगर उनकी शादी वहां पर हुई है मेट्रो सिटीज में, तो आई डोंट थिंक दे विल गोइंग टू लीव देयर जॉब. ऐसा है, तो दे कैन मैनेज द फैमिली एज वेल, and they can do their स्मॉल टियर सिटीज जो दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और खुद के एयरपोर्ट्स नहीं है. Exactly. अगर नागपुर में बेस होता हम लोग कभी फ्लाइंग नहीं छोड़ते. करेक्ट. सो क्लियरली इस जो ओवर शैडो कर रही है काफी जो इश्यूज है, लेकिन उसके साथ जो लग्जरी आपको मिल रही है, जो एक ड्रीम आप जी रहे हो, वो क्लियरली ओवर शैडो कर रही है जो भी स्ट्रगल है उस चीज को. सो कमिंग अप टू द पॉइंट के now if I am an aspiring person who wants to be in this particular industry, मुझे एविएशन में कैबिन क्रू हो गया, एमी जैसे आपने कहा ऐसा हो गया, और ग्राउंड स्टाफ हो गया, एनीथिंग आई वांट टू बी. तो एजुकेशन की हम बात कर चुके हैं, बट व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटस, कितना मैंने प्रिपेयर रहना चाहिए, हाउ मच मनी आई शुड कैरी विच विल कैरी मी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड टू अचीव माई गोल. So what a wonderful question you have asked, Sagar. This is the question I was waiting for. And let me tell you, yes, my audience, I was waiting for this question. Because let me burst this myth. So people think that, you should have lump sum amount of money in your pocket
to pursue this dream. So let me tell you कि this is a completely wrong information. पहली बात तो ठीक है, आपको इतना पैसा लगता ही नहीं है. ठीक है, जो अभी बहुत सारे आप देखोगे इंस्टीट्यूट्स, आप बहुत सारे देखोगे अकेडमीज या एनीथिंग. ठीक है, आज हमारी खुद की भी अकेडमी है. तो आई विल बी वेरी ट्रू एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि इतना पैसा रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ठीक है, ना डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है, ना डिग्री का रिक्वायरमेंट है. ओके, ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ आपके टैलेंट का. एग्जैक्टली. ठीक है, एंड ये जो टैलेंट, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टैलेंट है ये लोग इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड इन द फॉर्म ऑफ डिप्लोमा दे आर सेलिंग. ओके, ठीक है, तो इन दिस what are they doing is they are charging 4 lakhs of amount, 3.5 lakhs of amount, 2.5 lakhs of amount, which is मतलब क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है ना. तो आपको तो पहली बात तो इतना किसने बोला चार्ज करने के लिए, वो पता है ना, आपको पता है क्या है. एक दिन बस ऐसे उठे, आज मेरे को फीस स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, इतना पैसा बनाना है, तो इसका कितना फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, हाँ चलो 4 लाख रख देते हैं. एक दिन उठे, एक काम करते, अब थोड़ा कम कर देते, अभी उतना बिजनेस नहीं चल रहा है तो 2.9 कर दिया. ओके, ठीक है, फिर एक दिन उठे, नहीं अभी इसमें खर्चा पानी नहीं चल रहा है, चलो इसको 3 लाख कर देते, 3.5 लाख कर देते. सो दिस इज व्हाट. तो जब आपके पास जब वो क्राउड आ रहा है तो somebody is talking, अरे मेरा फीस स्ट्रक्चर तो इतना था, मेरा फीस स्ट्रक्चर इतना था, मेरा. सो ये गलत है. there's no standard. There's no standard. वो एक जो बोलते हैं ना, एक कपड़ा अलग अलग प्राइस में बेचा जा रहा है. इट्स लाइक दैट ओनली. It's like that, but this is so wrong. इससे क्या हो रहा है ना कि एविएशन में मतलब जो एक्चुअली में परस्यू करने चाहता है वो जो ड्रीम अपना, वो पीछे हो जा रहा है इतना अमाउंट देख के. इतना अमाउंट देखे, क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास आप इंसान से पूछो, कोई भी आप लोअर मिडिल क्लास इंसान से पूछो, देखो उन्हीं का सपना रहता है उनको आसमान में उड़ना है. Of course. ठीक है, वो ये सपने देख सकते, जिसके पास ऑलरेडी लग्जरी है, जो ऑलरेडी अमीर है, उसके पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, उसको क्या है, वो तो ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है, करेगा और डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर. एग्जैक्टली. तो ये सपना किसका रहता है, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, ये वो लोग ये सपना देखते हैं ज्यादा से ज्यादा 90%. करेक्ट. तो अब इनके सपने कहाँ तोड़ दिए जाते हैं, ये लो 4 लाख रुपए, करेक्ट, ये लो 3 लाख रुपए. दिस इज सो रॉन्ग, दिस इज सो रॉन्ग. तो मैं ये बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि इतना पैसा रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा. पहली बात तो आपका ये जो जितना भी ये जो आपका एजुकेशन है, ये आपका मतलब अंडर 1 लाख भी हो सकता है. ओके, यस. so what they are charging for is essentially English speaking course and personality हाँ, development. तो ये 4 लाख के बदले वो क्या, मतलब वो जो 4 लाख चार्ज कर रहे हैं ना, तो इसमें वो आपको क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश, पीडी और ग्रूमिंग, ओके, और थोड़ा एविएशन का नॉलेज. ठीक है, तो ये जो 4 चीज है, आप मुझे सही में बताओ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कितने में होता है? मैं Personality डेवलपमेंट development. खरीदूंगा और now Exactly. with Very good. YouTube and everything. एग्जैक्टली, आप खरीद लेंगे. फिर पीडी का आप ट्रेनिंग कितने में कर लेंगे, ग्रूमिंग का ट्रेनिंग आप कितने में कर लेंगे, और एविएशन का ट्रेनिंग कितने में कर लेंगे. अगर आप 20-20 हजार भी देते हो तो कितना हुआ, 80 हुआ. 4 लाख आप कहाँ से चार्ज कर रहे हो? Seriously, yes. हाँ, तो बेसिकली ये है कि अपने नॉट इन नागपुर, इट इज ऑल ओवर इंडिया कि लोगों ने इतना अमाउंट बताया हुआ है ऑडियंस को या पूरे बच्चों को, पूरा गुमराह कर रहे हैं ये लोग इतना अमाउंट बता के, विच इज वेरी रॉन्ग. एंड लेट मी टेल यू कि इतना अमाउंट आपको रखना ही नहीं है. और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया, ये किसके लिए, जिसका सही में इंग्लिश बिल्कुल आता नहीं है, जो बिल्कुल भी मतलब यू नो प्रोफेशनली मतलब बिल्कुल जीरो है, उसके लिए ये अमाउंट है. जिनका थोड़ा बहुत बेसिक भी अच्छा है, उनको तो बस मतलब हाफ अमाउंट में भी हो जाएगा, 50 में भी हो जाएगा. करेक्ट. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कैलिबर ऑफ द स्टूडेंट, है ना. अब कोई स्टूडेंट आएगा हु इज गुड इन कम्युनिकेशन, हु इज गुड इन पर्सनालिटी, हु इज गुड इन ग्रूमिंग, बस थोड़ा सा उसको ना पॉलिशिंग की जरूरत है. तो आपको सही में लगता है उसको 4 लाख रुपए देने चाहिए? No, definitely not. है ना. वो तो मतलब 50,000 भी बहुत ज्यादा, उसका तो 10,000 में ही हो जाएगा. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट. बट इतना मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप मुझे कैटेगराइज करने बोलेंगे कि मैक्सिमम कितने तक के हो सकता है, तो मुझे लगता है 1 लाख इज मोर देन इनफ. मोर देन इनफ. एंड उसमें भी आप इंस्टॉलमेंट पैटर्न ले सकते हो, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे के आप आगे कर सकते हो. बट अब यहाँ पर दूसरे जगह पे क्या किया जाता है, आपको स्टार्टिंग में बोलते हैं 70 दे दो, 50 दे दो, 40 दे दो, और तब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे. ये क्यों करना है आपको, है ना. अगर किसी का सपना, आप सही में अगर आपको किसी का सपना पूरा करना है, तो वो देगा ना आपको, धीरे धीरे चीजें देगा.
है ना, धीरे धीरे पैटर्न में भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको पूरा बिजनेस बनाया हुआ है ये एविएशन को, which is kind of going very wrong, and hence we are here to tell them कि ऐसा नहीं है, है ना, आप धीरे धीरे करके भी दे सकते हो। और हमको अगर लगता है कि बच्चा का फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज्यादा है, हम बोलते बेटा नहीं दो, चलेगा, हम स्पॉन्सर कर देंगे। सो इसेंशियली उन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, बिजनेस स्पेस बना दिया है जो डिमांड कर ही नहीं रहा था कि यहाँ बिजनेस है। एग्जैक्टली। और जो चीज की रिक्वायरमेंट है आप वो करो ना, जैसे कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, एविएशन की प्रॉपर नॉलेज रिक्वायरमेंट है। मैंने आपको बताया 3 months की ट्रेनिंग है, वो 3 months सर्वाइव करके आप पास हो जाओ, आप वो चीज सिखाओ। इंग्लिश स्पीकिंग सबसे जरूरी है, आप वो चीज पे फोकस करो, आप बेसिक थोड़ा बहुत ग्रूमिंग पे फोकस करो। दिस इज द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड। एक इंस्टीट्यूट, एक अकेडमी को यही चीज पे फोकस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट। एंड सेकेंडली क्या होता है ना, कम्युनिकेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है। आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि तुम 3 महीने में सीख जाओगे, तुम 1 महीने में सीख जाओगे, या तुम 2 महीने में सीख जाओगे? ऐसा नहीं रहता है। किसी किसी को 8 महीने भी लगते, किसी किसी को 10 महीने भी लगते। अभी आप कोई भी नए लैंग्वेज सीखो, मान लो आप फ्रेंच सीखो, तो क्या ये डिफाइंड है आप 3 महीने में सीख जाओगे? इट डिपेंड्स ऑन माय एबिलिटी, योर एबिलिटी, राइट? तो ये हर एक इंस्टीट्यूट में डिफाइंड हो जाता है। 3 महीने इंग्लिश, 3 महीना ये, अरे क्यों आप डिफाइन कर रहे हो? करेक्ट। लेट द स्टूडेंट लर्न जब तक कि उसको नहीं आता है, आप ये करने है ना, करेक्ट। जब तक कि आपको नहीं आता। अब आपने कोर्स दिया, 3 महीने पढ़ाया, अब आप मतलब इट्स इन योर माइंड कि हाँ मैंने दे दिया, अब उसको सीखना है, सीखो, नहीं सीखना है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सी व्हेन द स्टूडेंट हैव पेड यू, तो यू शुड सी एंड यू शुड एक्चुअली एनालाइज कि वो बच्चे को आता है कि नहीं आता है। Does that student require more of classes? तो तब तक के आपको पढ़ाना चाहिए जब तक कि वो बच्चे को नहीं आए। यहाँ मतलब it's just a kind of they have made a business of just taking lump sum of amount and delivering zero things. सो मेरा पर्सपेक्टिव एक मैं आपको शेयर करता हूँ किस तरह से था, विच आई थिंक इट यू शैटर्ड दैट पर्सपेक्टिव। क्योंकि जैसे सिंड्रेला मैम ने कहा कि आफ्टर 12 जस्ट अ वॉक इन इंटरव्यू थ्रू यू जॉइन दिस इंडस्ट्री। मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा था, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, लाइक इंग्लिश। और ये तो मुझे लगा खुद से सीख के आना है। And what they teach you is how to be this cabin crew, all the requirements that you require, कि एक खुद को behave कैसे करना है, ये सारे instructions कैसे follow करने हैं, खुद को conduct कैसे करना है, और get familiarized with all the fact जो aviation industry में होने चाहिए, जैसे flights वगैरह जो है, या फिर किस तरह से international फ्लाइट्स हैंडल किए जाते हैं, किस तरह से बैगेजेस, टिकट्स, ये सारी मुझे लगता था ये सिखाया जाता है उस इंडस्ट्री में। So I think that is not required. That is what the industry teaches you. Exactly, they will only teach you as per उनको जितनी जरूरत है वो आपको सिखाएंगे। And secondly, every airline is different. Every airline procedures are different. तो आप पूरे एयरलाइन का सिखा दोगे क्या? बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना। बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कहाँ सिलेक्शन हो रहा है उसको थोड़ी पता है। एट एंट्री लेवल सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है, योर कम्युनिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड देन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योर ग्रूमिंग, दैट्स इट, एंड यू आर रेडी टू क्रैक द इंटरव्यू। सो ये जो मार्केट में काफी सारे एड कैंपेन्स चलते हैं, काफी सारे होर्डिंग्स है, सारी चीजें चलती है कि दिस इज एविएशन इंडस्ट्री। देयर आर मल्टीपल्स, आई वोंट नेम इट, बट देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, सॉरी क्लासेस, इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे वहाँ ये किया जाता है कि यू वंस यू जॉइन अस वी विल गिव यू कैंपस एंड एवरीथिंग, जस्ट बाय putting this much hours, this much time, this much months into it, then you can become and achieve your dreams. So what I'm understanding from you that it is not required at all. So not does the degree or the diploma we receive from these institutions, does that matter? No, वो डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू पे पूछते ही नहीं, आपका डिप्लोमा दिखाओ, आपका डिग्री दिखाओ, वो नहीं पूछते। डिग्री फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको सिखाया है, हाँ जी, क्या वो वैल्यूएबल है? डिग्री आप कहीं से भी कर सकते हो सर, वो आपके ऊपर है, आपको कौन से कॉलेज से करना है, दैट इज कम्प्लीटली स्टूडेंट्स चॉइस। दे कैन परस्यू और ऑप्ट एनी डिग्री फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि 12th ही मैंडेटरी है ना, उसके बाद आपकी पर्सनल चॉइस है। आई थिंक आई एम नॉट द डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम द फ्लाइंग इंस्टीट्यूशन, not required, not the graduation degree from the college and वो सब not required। ना डिग्री का रिक्वायरमेंट है, ना डिप्लोमा का रिक्वायरमेंट है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी एंड योर ग्रूमिंग, ओनली दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सी, if I have opened a very big institute, now I want to earn something, or I have to run a business, of course I have to sell something, so I'm selling this degree, you take this degree
एंड 4 लाख आप मुझे दे दो. तो समथिंग टू पीपल ऐसा है. अंडरस्टैंड के आपको एंड में कुछ तो हाथ में आएगा. Exactly. हाँ. And secondly, making, flashy things. Making an aircraft, making, interiors like that. So people will also come and they will see, अच्छा, यहाँ admission ले इसकी लिया, अब जरूरत तो है. हो जाएगा. हो जाएगा. ये तो Not this interior will going to crack your interview. हाँ. First of all, not this interior will going to crack the Exactly. interview. Not that aircraft will going to crack the interview. What will going to crack the interview is you. Correct. Your Exactly. personality, your communication. But, flashing things attracts more. You know that, right? So, people are getting, attracted by those flashy things, which I think they should not. They should believe in their caliber, they should believe in their self, and then they should, only take the classes for communication, for personality, and that is a course for maybe 6 months or 10 months, 10 months. and more than enough they can go and crack the interview. They should not sit for 3 years or 2 years, and then they have to complete the whole amount, and then they will go and crack the interview. ऐसा नहीं होना चाहिए. This is completely wrong. Even you have asked just now कि campus का जो देते हैं, है ना, आपने अभी पूछा है कि कैंपस अट्रैक्ट करता है. तो अगर आप कोई भी एविएशन में जो है कैबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, या आप एयरलाइन से पूछते हो, तो कोई एयरलाइंस कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी अकेडमी से टाई अप नहीं करते हैं. एंड दे और कोई एयरलाइंस तो दे डोंट प्रमोट ओनली इंस्टीट्यूट अकेडमी, क्योंकि उनको पता है कि दे चार्ज दिस मच. तो एयरलाइन में तो वैसे ही अकेडमी इंस्टीट्यूट बदनाम है बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट. जरूरी क्या है कि आप उनको सिखाओ. अब देखिए बहुत सारे 2000-3000 बच्चे इंटरव्यू पे जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है यहाँ पे. तो हम हमारा अकेडमी का ये मोटिव है, हम उनको बताए कि क्या जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए. तो हम एज एन अकेडमी हम इनको ट्रेन कर सकते हैं, हम इनको सिखा सकते हैं. हम इनको ये नहीं बोल सकते कि बेटा तुम आओ सेटिंग से हम लगा देंगे, क्योंकि कोई एयरलाइंस ये एंटरटेन नहीं करते हैं कि आप आओ हम आपको पैसे देके लगा देंगे. इट इज रिटन इन, आप कोई भी एयरलाइन के पेज पे जाओ, वो एक डिस्क्लेमर देते हैं कि वी डोंट प्रमोट एनी इंस्टीट्यूट. कोई भी बोलते हैं ना, अभी आपने बहुत सारी देखे होंगे कि आप मुझे 50,000 दे दो, हम आपको एयरलाइन में जॉब लगा देंगे, कैबिन क्रू का लगा देंगे, ये सब. तो ये एयरलाइन ये चीज से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है. वो लोग हमेशा एक डिस्क्लेमर देते हैं कि डोंट गो इन ऑल दिस थिंग. इफ यू हैव दैट टैलेंट, इफ यू हैव दैट कैलिबर, देन ओनली वील सिलेक्ट. किसी के बोलने पे हम आपको नहीं लेते. तो हम वी एज एन विंग्स टू फ्लाई अकेडमी, हमारा मोटिव सिर्फ यही है कि हम बच्चों को उनका टैलेंट निकालें उनके अंदर से. दैट इज द ओनली मोटो, कि आप बच्चों सीखो इंग्लिश क्यों जरूरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों जरूरी है. दैट इज द मेन थिंग. एज एन अकेडमी यू शुड फोकस ऑन ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. दैट इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड. So as you said, it is a disclaimer for the anyone who is willing to actually go into this particular Correct. industry, that no certification, no degree, diploma from any institution that promises to teach you aviation is Correct. going to help you get the job. Exactly. Nothing. It's Correct. completely wrong. Completely. And secondly, I would also tell this myth, one एक और, जो जैसे आप जाओगे ना कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इसमें, आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलते पूरे एयरलाइंस के नाम लिख देंगे और बोलेंगे टाई अप है. मेरे को ये पूछना है, अगर आपके सही में टाई अप है तो उसके वीडियोस कहाँ है ना? अगर कैंपस अगर आपके यहाँ आ रहा है तो उसके वीडियोस कहाँ है? ठीक है, अगर आपका सही में टाई अप है तो फिर उसका कुछ डॉक्यूमेंट भी होगा, है ना? आप बच्चों के एडमिशंस बोलते हो कि हमारे टाई अप है, इससे टाई अप है, उससे टाई अप है. आई एम टेलिंग यू, आई कैन राइट इट ऑन अ पेपर, आई एम सेइंग ऑन द वेरी बिग प्लेटफॉर्म दैट नो टाई अप. Airline does not do any tie-up with any institute or academies. And I'm telling you, every institute says this कि हमारा tie-up है. नहीं है. Tie-up नहीं रहता Before है. saying the type, I think the misleading advertisement would be that they post all the images of their students in different attires from different airlines. Yes. Somebody from Air Astana, somebody from Indigo. So we assume the fact कि उन्होंने वहाँ लगवा के दिया. हाँ, नहीं, that is just a strategy. They are just playing with the minds. They are just they have seen the market. ठीक है, they have seen कि कैसे हम पब्लिक को गुमराह कर सकते हैं. करेक्ट. एंड इसलिए ये एड्स जो रहती है ना, कैंपेनिंग, क्यों इनको जरूरत पड़ती इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की? क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि हम कैसे गुमराह कर सकते हैं पूरे ऑडियंस को, इसलिए वो लगा देते हैं अलग अलग एयरलाइंस में. एंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ, जितने लगाते भी ना होर्डिंग्स, उसमें से आधे लोग निकल भी चुके रहते हैं. अच्छा. दूसरे एयरलाइन से भी जा चुके हैं वो, फिर भी उनका फोटो लगा रहता है.
Too much reality she's talking. But then I want to tell you, there are few students, ठीक है, जो लोग already ground में लग चुके हैं and they have left also. फिर भी उनका पोस्टर लगा हुआ है. They are very happy. So जब खुद का देख के खुद ही कंफ्यूज, अरे मैं इस एयरलाइन में हूँ. So this is a kind of publicity stunt. They are just playing with the audience. They know कि हमको audience को क्या दिखाना है, audience को क्या पसंद है वो हम दिखाएंगे. ऐसा है. तो let me tell you कि this will work only for a short duration and not for a long duration. This will only work for a short duration. क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ ये इंडस्ट्री में कौन है? स्टूडेंट्स है. आप स्टूडेंट्स को अच्छा सिखाओ, वो आपको अच्छा बोलेंगे. आप उनको सिर्फ फैंसी बातें बताओ, होप्स दो और उसके बाद वो फुलफिल नहीं करेंगे. Doesn't matter how much you work on, the outside packaging. Once the package is opened, सबको दिखना ही है कि what is the reality. जो वो बोलते ना सच्चाई वाला रास्ता थोड़ा टाइम तो लेगा, लेकिन वो इतना आगे पहुंचेगा कि मतलब आगे वाला सोच भी नहीं सकता. और जो झूठ वाला जो रास्ता रहता है वो स्टार्टिंग में बहुत आपको पैसा देगा, फेम देगा, ये देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा. We have seen throughout the history. If you have started with a broken principle, broken बुनियाद के साथ अगर आप चालू कर, eventually you are going to fall. Exactly. Correct. So and that is happening with many of the institutes. Many, I'm telling you. अभी ये चीज में टैलेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे अभी आप अगर कहीं भी जाते हो, जैसे हम लोग गर्ल्स हैं, हम लोग सैलून जाते हैं, हम वहाँ पे देखते हैं एक्सपीरियंस बंदा कौन है, एक्सपीरियंस पर्सन कौन है, हमको इनसे हेयर कट कराना है बिकॉज वी रिलाई ऑन दैट पर्सन कि ही इज द बेस्ट बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस. तो आप के जो सिखाने वाले होने चाहिए वो भी एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए. आप किसी को भी रैंडमली ऐसे उठा के कि नहीं जस्ट बिकॉज अभी मुझे रखना है तो मैं किसी को भी नहीं, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ही आपको सिखा सकते हैं एविएशन में. तो एविएशन में अगर आपको जाना है तो जिनको एविएशन का इन एंड आउट पता है, जो एक स्टूडेंट अगर मुझसे सवाल कर रहा है, एम आई दैट मच केपेबल टू आंसर दैट पर्सन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप किसी को भी रैंडमली नहीं बोल सकते कि हाँ आप को भी सिखा देंगे, आपको भी सिखा देंगे, कोई भी ट्रेनर बना देंगे. तो आपको इंडस्ट्री के बेस्ट ही सिखा सकते हैं. Person should be who has experience first hand, domestic, the cabin crew, the ground staff, international flights, everything. Exactly. वही आपको आप स्टूडेंट के डाउट कैसे क्लियर करोगे जब आप थे ही नहीं वो इंडस्ट्री में, है ना? जब आपको एविएशन के बारे में पता ही नहीं है, बच्चा आपसे कुछ चीज पूछ रहा है, आप क्या बोलोगे? बेटा मैं कल बताती हूँ या सोच के बताती हूँ. ये कितना रॉन्ग इम्प्रेशन है ना. आप के डाउट क्लियर करना आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. Hence we came with this point कि we both will only going to train. We are not going to give our students in anybody's hand. Yes, very true. That too very unprofessional or maybe not even having a experience. Why will we give our students in those hands? है ना, जिनको कुछ आता ही नहीं है. इसलिए we have taken this कि नहीं, हमको आता है, हमने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है, हमको पता है कि परफेक्ट चीज क्या लगनी है, क्या नहीं लगनी है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट नहीं है, उतना ही पढ़ाएंगे. और इंग्लिश में भी मैं आपको बताती हूँ एकदम. अब जो हिंदी मीडियम से, जो मराठी मीडियम से, आपको सही में लगता है वो हायर लेवल ऑफ वोकैबुलरी बोल लेगा? Definitely not. He is going to take बड़े बड़े वर्ड्स बोल लेगा, फैंसी वर्ड्स, थिक एंड थिन पढ़ा देते हैं, फोल्ड्स पढ़ा देते हैं, ठीक है, पैन एंड फायर पढ़ा देते हैं. अरे उसको बताओ तो, बेसिक तो सिखाओ. यहाँ पे बच्चों को नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा है और आप एकदम हाई लेवल का सिखा रहे हैं. आई नो हाउ टू पैन एंड फायर. अरे क्या है, बट उसका मतलब क्या है नहीं पता, सिर्फ लर्न कर लिया. मुझे खुद नहीं पता. मतलब आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल बट स्टिल आई डोंट यूज दीज फैंसी वर्ड्स बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. आप पैसेंजर के सामने ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे, बोले एक तो मैडम हमको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आ रही है ना, हम हिंदी में भी कंफर्टेबल. पैन एंड फायर बोल रहे, थिक एंड थिन बोल रहे हो, ये क्या है? Baseline is communicating. If you are not communicating and just throwing out the fancy words just to feel more sophisticated. मतलब आप नॉर्मल बेसिक कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे बट एकदम से आपने थिक एंड थिन बोल दिया. ये तो मतलब ऐसा होगा कि ये क्या नॉनसेंस. इसके पीछे पता है ये चीज है कि मतलब आपको नीचे से सब कुछ समझना बहुत जरूरी है. आप कुछ लोग कैसे समझते कुछ नहीं है, ऊपर की चीजें बस लर्न कर लिया. अरे आपको इन डिटेल पता होना चाहिए. मैं जब मतलब व्हेन आई वाज अ ट्रेनर नो, मेरा हमेशा से मेरे स्टूडेंट्स को था कि व्हेनेवर आई एम
टीचिंग यू समथिंग यू शुड आस्क मी। और हर क्वेश्चन जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप उसके पीछे मुझे वाई पूछो, मैम ये आप सिखा रहे इसका रीजन क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये आप बता रहे इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब तक कि आपको इन एंड आउट्स नहीं पता रहेंगे आप वो चीज में अपना 100% नहीं दे सकते। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड लेवल। आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस फैक्ट अबाउट यू दैट यू जो भी आपके स्टूडेंट्स है उन्हें आप फर्स्ट हैंड खुद से सिखाएंगे rather than handing them over to a somebody new जिसने 1 साल कहीं काम करके आया, 6 months से करके आया। इट्स लाइक ना जैसे बोलते हैं संजीव कपूर का रेस्टोरेंट है कोई, एंड वी फील लाइक नहीं संजीव कपूर अंदर बैठ के खाना बना रहे हो ना, वो तो 1.5 साल किसी ने एक ढाबे पे काम किया, वो शेफ है। और वही चीज हुई अपने नागपुर में येलो चिलीज। हाँ संजीव हम लोग खुद गए, मैं 2 बार गई हूँ, मैंने बोला बकवास एक दिन में एक्सपेक्टेशन क्योंकि ऐसे थे ना। एंड आई थिंक दिस इज अ बिग लेसन कि हम वी डोंट गो आफ्टर जस्ट अ बिग नेम। जो भी आपको एक दिखाया गया है कि यू विल बी taught by this particular industry. No, show me this person जो actually उसका experience है, and now he is the main faculty, he is the main. अब आप सोचो ना, जब इतना बड़ा एम्पायर संजीव कपूर कोलैप्स हो सकता है तो ये जो छोटे मोटे यहाँ पर जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ रहे हैं। सो दे विल गेट अ लेसन, करेक्ट, दे विल गोइंग टू गेट अ लेसन कि यू शुड एक्चुअली द थिंग इज, पता है उनका भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद को कुछ नहीं आता है तो क्या पढ़ाएंगे, ऐसा है। यू हैव टू टेक अ एक्सपीरियंस, यू हैव टू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स, तभी आप टीच कर सकते हो। आप मुझे बताओ, ठीक है मेरे पास इंडिगो का एक्सपीरियंस है बट मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं नहीं टीच कर पाऊंगी, करेक्ट है ना। हम स्टार्टिंग में जब गए थे ना, मतलब जब हम लोग सिखाने लगे थे, हम लोग भी बहुत नर्वस थे क्योंकि नहीं आता था। ये चीज भी सीखने से, बच्चों से भी ऐसा नहीं है कि हमें सब आता है, बच्चों से भी हमने बहुत बार बहुत कुछ सीखा है। तो दिस एक्सपीरियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हम लोग मतलब मैं जब पढ़ाती थी बहुत सारी चीजें मैं अभी भी प्रीति से सीख रही हूँ। मुझे फोन, सोशल मीडिया, ये सब आई एम वेरी आउट ऑफ इट, बट स्टिल आई एम लर्निंग। आई लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स, आई स्टिल लर्न फ्रॉम माई किड्स। आई हैव 2 kids, एक 4 साल का है और एक 8 साल का है। वो मुझसे ज्यादा फोन चलाना जानते हैं, तो मैं उनको ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ तो मुझे सब आता है। I sometime ask them when the phone gets hang कि I give to my elder one, देखो क्या हो गया है, वो 2 मिनट में ठीक करके दे देता है मुझे। So it's like हम हर किसी से सीख सकते, हमें वो एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए मुझे ही सब आता है। The experience doesn't directly translate to the fact that you are a good teacher. Exactly. You have to eventually teach yourself to be a teacher. Very true, very true. So basically I just want to end this topic with one thing, that there will be a turbulence of opinions, but I'm sure I have that capability that every landing will be successful, will be happy and will be safe for all my students. हमने इंडस्ट्री डिटेल्स के बारे में बात कर ली, इंडस्ट्री इनसाइट के बारे में बात कर ली। आई थिंक कुछ सीक्रेट्स भी हमने इसमें डेफिनेटली निकाल दिए। व्हाट टू बी अवेयर ऑफ, व्हाट टू बी लाइक क्या देखना चाहिए टू एंटर दिस इंडस्ट्री, ये बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विंग्स टू फ्लाई इंस्टीट्यूशन, कि क्या किस तरह का आपका क्या एक मोटो है, किस तरह आपका विजन है, वेयर इट स्टार्टेड, हाउ इट बिगेन एंड नाउ हाउ यू आर जो आप अपने बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो किस तरह से आप कंडक्ट कर रहे हैं। Okay, so I would like to, this is like kind of a question which has, many things I want to speak about. Okay, so wings to fly मेरा मतलब एक ड्रीम है। अब ऐसा समझ लो, सही में एक बहुत बड़ा ड्रीम है, और उसको मैं मतलब ऐसा समझ लो जैसे न्यूबॉर्न नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही मैं उसको मतलब ऐसे संभाल रही हूँ, ठीक है। और ये जो ड्रीम है, मतलब ये मेरा ड्रीम था, बिकॉज आई ऑल्सो वॉज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, और मैंने अपना सपना जैसे तैसे स्ट्रगल से पूरा कर लिया। बट अपने नागपुर में भी इतने लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी इतने लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिनका सही में सपना है कि उनको भी उड़ना है, उनको भी वो लाइफ जीनी है, और उनको भी लगता है कि नहीं यार मेरे वजह से भी मेरे माँ बाप ना वो प्लेन में बैठना चाहिए, करेक्ट है ना। बहुत सारे और लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा है। तो और जब मैं इंस्टीट्यूट में जब मैं काम करती थी तो मैं एज अ काउंसलर भी मैंने काम किया है। तो अगर आप देखोगे 100 इंक्वायरी अगर आती थी ना, उसमें से 80 लोग वापस जाते थे। क्यों वापस जाते थे? कि मैम बजट ही नहीं है इतना, मैम सपने तो बड़े हैं लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास, ये बोल के और वो रो के चले जाते थे। और फोन भी करते थे मुझे कि मैम
थोड़ा बात करो ना, कुछ कम करके हो सकता है क्या, थोड़ा बात करो ना मैम, कुछ कम करके हो सकता था। और तब मैं ऑफ कोर्स किसी के अंडर काम करी तो आई हैव टू आस्क द परमिशन, बट वो परमिशन नहीं मिल पाती थी। ओके, ठीक है, तो तब मैंने सोचा कि नहीं, ये बच्चों के लिए कुछ करना है और ये बच्चों के जो सपने हैं मेरे को पूरा करना है। और इसीलिए विंग्स टू फ्लाई एकेडमी बनाए, जहां पर बहुत ही अफोर्डेबल, मतलब एक मिडिल क्लास क्या, एक लोअर मिडिल क्लास क्या, कोई भी ये जो कोर्स है वो अफोर्ड कर सकता है और जो भी उनके सपने हैं वो पूरे साकार हो सकते हैं। तो यही मेरा मोटो है, यही मेरा मतलब वो बोलते हैं ना विजन है कि मेरे को जो हायर लोगों, मतलब जो भी रिच क्लास है या जो भी जिन्हें अफोर्ड कर सकता है, उनके लिए तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, बट जो गरीब जो है उनके लिए मतलब क्या बना है, कुछ भी बनाने नहीं है। अपने देश में तो वैसे भी जहाँ लोअर मिडिल क्लास रहता है या जहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं उसको तो पहले धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया है ना, लुकिंग एट द अटायर, लुकिंग एट द फेस, नो 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 नो, नॉट ऑफ आवर स्टैंडर्ड। ये लोग मैंने ये बोलते हुए भी सुना है, नॉट ऑफ आवर स्टैंडर्ड, साइड कर दो, फेस अच्छा नहीं है, इंस्टीट्यूट के लिए सही नहीं है। बेसिकली ये मैंने देखा है, हिडन मीनिंग यही है कि ही इज नॉट एबल टू पे, हाँ बस बस बस, और जो पे कर सकता है लेट्स जल्दी लाओ अंदर, इवन इफ ही नीड्स इट और नॉट, हाँ ये दे सकता है, ये हो सकता है। तो मैंने ये चीज देखी है, बट हम बोल तो सकते नहीं थे Correct. ये गलत है, ये सही है। तो आज मैं उनके लिए, चाहे यहाँ पर कोई भी क्लास से कोई भी आए, उनके लिए विंग्स टू फ्लाई एकेडमी, जो नहीं भी दे सकता है पैसा, उसके लिए मैं स्पॉन्सर करूंगी, फ्री में स्पॉन्सर करूंगी, उनको फ्री में बनाऊंगी, रादर देन यू नो जो लोग इतना अफोर्ड करे। तो ये मेरा विजन है यहाँ पर, और मैं इसी विजन को आगे में रखना चाहती हूँ। और मैं पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जो सपने लेके यू नो जो ऊपर जाना चाहते हैं, फ्लाई करना चाहते हैं, उनको बस उड़ाना मैं चाहती हूँ। दिस इज माय विजन। So clearly with almost 15 years of experience between two of us, आप एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू आप जो आपको लगता है एक इंजस्टिस हुआ है बेसिकली बच्चों के साथ, जो एक सपना लेके आए थे और उनको एक ट्रैप में फंसाया गया, मनी वाइज, टाइम वाइज, उनके आई थिंक डॉक्यूमेंट वाइज भी देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स दैट हैपेंड विद दिस किड्स। ओह माय गॉड, डॉक्यूमेंट्स तो मैं अभी आपको क्या बताऊं। देखो कैसा होता है ना, आपको पता है कि मेरी इतनी फीस है, मेरे को निकालना है, मेरे को अपने लग्जरीज पूरे करना है, तो कैसे करना है, इनका कोई भी एक डॉक्यूमेंट रख लो। डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेट मी टेल यू, डॉक्यूमेंट कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है डिप्लोमा के लिए, कोई भी मतलब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा। ठीक है, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा दे रहा है, इंस्टीट्यूट की डिग्री दे रही है, तो कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर इट इज अ गवर्नमेंट अफिलिएटेड तो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ओपन यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ जेरोक्स से काम चल जाता है। बट देयर आर पीपल हु आर टेकिंग दिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जस्ट बिकॉज टू एक्सट्रैक्ट दैट होल अमाउंट, क्योंकि उनको पता है डॉक्यूमेंट यहाँ अटक गया तो पैसे तो मिलने हैं ना। They are keeping the document hostage to very true. Yes. Because उनको पता है, yeah, because they know कि इतना मतलब किसी से नहीं हो पाएगा, कुछ लोग से तो हो ही नहीं पाएगा, तो चलो ठीक है, आधा तो मिलेगा। Correct. ये नाम से, एंड देयर आर बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर हुई है, यू नो, ये चीज के लिए बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रजिस्टर हुए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स रख ले गए, इतने कंप्लेंट्स आती है, लेकिन we cannot do anything. And the disheartening part is like we have seen them crying, हाथ जोड़ रहे कि डॉक्यूमेंट दे दो। हमें कहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, हम जॉब अप्लाई करेंगे तो डॉक्यूमेंट जब तक नहीं मिलेंगे हम जॉब के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। दे आर हेल्पलेस, वी आर हेल्पलेस। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट मांगने आते तो बोलते पहले इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो, आधा पे कर दो, इतना पे कर दो। अरे क्यों, व्हाई? They have not studied only, तो वो क्यों पैसा देंगे? हाथापाई भी हुई है सर, वीडियोस है, हाथापाई भी हुई है पैसों के लिए। मतलब आप मतलब इतना गिर चुके हैं कि पैसों के लिए हाथापाई भी हुई है सर। और इसमें पता है पिसते कौन लोग हैं? जिनका कुछ लेना देना नहीं है, आगे वो लोगों को कर दिया जाता है कि आप लड़ो। बुरे कौन हो जाते हैं? जो डील कर रहे हैं, जो प्रोसीजर समझा रहे हैं, उन पे ही ब्लास्ट करेंगे ना कोई भी कि आप ऐसा कैसा कर सकते हो। मेरा क्रेडिट कार्ड का जब मुझे कॉल आता है, मैं उन पे क्रेडिट कार्ड वाले को गाली नहीं देता, the one who is calling, करेक्ट। सो मैम, हमें इंडस्ट्री के बारे में काफी इंसाइट मिल गई है, काफी एक डिटेल में आपसे पता चला है कि किस तरह से इंडस्ट्री वर्क करती है, किस तरह से इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि जो आपका इंस्टीट्यूशन है, जो आपका एक विंग्स टू फ्लाई इंस्टीट्यूशन है, वो कैंडिडेट को क्या ऑफर कर रहा है और आप कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
सो अभी जैसे हम लोग ने ये स्टार्टअप किया विंग्स टू फ्लाई, हम लोग ये जो वर्ड है विंग्स टू फ्लाई, हम लोग मैं और प्रीति इस पे बैठ के हम लोग एक डिस्कशन पे आए कि अगर एकेडमिक खोल रहे हैं तो हमें फोकस किस पे करना चाहिए, स्टूडेंट्स पे. व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, फैंसी चीजें, ये सारी चीजें, ये तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है. ठीक है, आपको आपका ब्रेड एंड बटर अल्टीमेटली बच्चे हैं और हमारा मोटिव ये है इनको विंग्स देना है टू फ्लाई. ठीक है, तो इनको बेसिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम लोग ने बैठ के वर्क किए कि कौन से स्टूडेंट को किस टाइप के एजुकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या सिखाने की ज़रूरत है, क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. क्योंकि हमारे पास 100% रॉ बच्चे नहीं आएंगे, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी आएंगे जिनको ज़्यादा आता है. तो उनको भी हमें बताना है कि बेटा कम, एकदम भी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन एविएशन इंडस्ट्री. क्योंकि आप खुद अगर इतने एरोगेंट हो तो आप पैसेंजर को कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें नहीं, इन एंड आउट्स भी पता होना बहुत ज़रूरी है. तो वी हैव ट्रेंड अ मॉड्यूल, मतलब हम लोग ने जो मॉड्यूल्स है वो हम लोग ने पहले से बनाए हैं. और हम लोग का ड्रीम ये है कि आज बच्चे का पहला बैच शुरू होने से पहले ही हम लोग ने सोच लिए कि हमको इनको किस टाइप की ट्रेनिंग देना है, कैसे इन पे वर्क करना है, कैसे एनालाइज करना है, क्या प्लेटफॉर्म इनको देना है, इनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है हमें वो चीज़ पे फोकस करना है. तो एवरीथिंग लाइक हमारे स्टूडेंट्स आने से पहले ही हम लोग ने उनका फ्यूचर प्लान सोच के रखा है. So in short, अगर आपको बोलूँ, हमने बैठ के, हम दोनों ने बैठ के एक एक, मतलब हमने कोई भी ऐसे बुक नहीं लेंगे, बुक ले लिए कोई भी एक एयरलाइंस की जो कि लोग करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टीचिंग. कोई भी एक इंग्लिश की बुक ले लिए, ऑक्सफोर्ड की बड़े बड़े नाम की, एंड उससे पढ़ाना शुरू कर दिया. वी हैव नॉट डन दिस, वी हैव नॉट मेड दिस मिस्टेक बिकॉज वी हैव सीन द रिजल्ट्स. सो दिस टाइम इसलिए विंग्स टू फ्लाई एकेडमी में हमने खुद से कोर्स डिजाइन किया. हमने खुद बैठ के पूरे नोट्स लिखे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो ग्रूमिंग हो, चाहे वो पीडी हो, चाहे वो एविएशन हो. हमने सारे नोट्स खुद से डिजाइन किए ताकि हम बच्चों को उतने बेसिक लेवल से पढ़ा सके. बिकॉज वी नो कि बच्चे जो वो बेसिक लेवल से ही सीखेंगे एंड नॉट इन वेरी अपग्रेडेड लेवल, राइट. तो ये मतलब हमने ये सबसे हमको अलग बनाता है दूसरे इंस्टीट्यूशन और एकेडमीज से. सबसे अलग हमको यही बनाता है कि हमने खुद का कोर्स हमने खुद अपने हाथ से डिजाइन किया है. So at Wings to Fly Academy, the candidates, the students will be learning from a person who has almost 8 to 10 years of experience. Combined almost 15 years of experience. Yes, correct. Yes. उन्हें कोई फैंसी चीजें पढ़ाई नहीं जाएंगी. They will be taught up depending on their ability. Yes. We have only and only strictly focus on academics, not on fancy things, not on fancy making reels, publicity. No. Our USP is only that only academics will going to help the students to go there, and not fancy reels, fancy dresses, and fancy things. Correct. And Only, this our exactly. students will speak on our behalf. Day 1 पे वो क्या बोल रहे हैं, and we challenge you day, मतलब 10 months बाद वो क्या बोल रहे हैं, वो डिफरेंस कुछ स्टूडेंट्स दिखाएंगे, हम नहीं. And our students will speak on our behalf. And we don't want to speak more because we want our students will speak on behalf of us. Correct. The testimonials will speak for Yes, themselves. exactly. Right. So I think your story is definitely inspiring, and it is a dream of many of people कि आप एक अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करें और उसे साथ में मिलके उसे आगे बढ़ाएं. बिकॉज और ये भी एक यूनिक चीज है, जैसे कि हर किसी ने ड्रीम जो देखा है सेल्फिश होके सिंगल हैंडेडली देखा है. अभी यहाँ पे सेल्फिशनेस ही नहीं है. प्रीति सीइंग मी ग्रोइंग, आई कैन सी हर ग्रोइंग. दो हम लोग पहले ऐसे नहीं थे. हाँ, हम लोग मतलब एक दूसरे को एक नजर नहीं भाते थे. मुझे ये नहीं पसंद थी, इसको मैं भी किसी और की वजह से. हाँ. तो ये चीज था. बट देन हम लोग के थॉट्स इसीलिए मैच होते क्योंकि स्टार्टिंग से प्रीति ने जो चीज़ देखा है वो मैंने भी देखा. हम लोग ने सेम स्कूल से देखा, हम लोग के टैलेंट ऑलमोस्ट सेम थे, हम लोग ने सेम एनवायरनमेंट में रहे, घर के भी पास थे, सेम एयरलाइन से हम लोग ने आए हैं, हम लोग ने वर्क कल्चर सेम देखा है, हम लोग ने एजुकेशन कल्चर सेम देखा है. तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैच हो रही है. एंड शी रिस्पेक्ट माई ओपिनियंस, आई रिस्पेक्ट हर ओपिनियन, विच इज द बेस. And this you can also see in the history also, that even Starbucks, even Gucci, or there are many brands, okay, where two friends have come together with the You have same seen. interest. Yes. There are many. I won't name them, but there are many.
but they have come together as a friends, and now they are ruling. Correct. Correct. And of course, by God's grace, we want to be a part of that, Yes. queue. Definitely. Yours is a very inspiring story and I wish you all in your future endeavors. And so Wings to Fly Academy को जो ऊंचाई पे आप पहुंचाना चाहते हैं, I'm hopeful and I am actually absolute certain आप उसे definitely वहाँ पहुंचा पाएंगे. So before we end, is there anything else you want to say before we end this podcast? So I just want to, give awareness. I have already given the awareness. I hope this information, open their eyes, and they should not take their decisions any, bluntly and, just seeing the flashy things. They should actually study the market. They should actually see what all things are going inside and not outside. And you should take your decisions very much wisely because it is about your career. So I just wish all the students, to make your decisions very wisely and be there where they can fulfill their fruitful things altogether. And I would like to welcome our dear students who all are interested, that you all can trust us blindly. We will definitely work on your dream because as our academy's name says that it is Wings to Fly, we'll definitely give you wings to fly, and we want all our students to elevate your dreams with us, and you all are most welcome. Yes. So insightful, so true, and it was truly amazing and very great podcast. Thank you.